हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था समुच्चय। तो इस समुच्चय की इस कड़ी में हम 1.4 तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले 1.1, 1.2 और 1.3 इसके सभी क्लासेस या वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें एनसीईआरटी बेस पे क्वेश्चन तथा जो की थ्योरी थी, कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं। आगे बात करते हैं अपन 1.4 की। तो 1.4 को स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं कि भाई 1.1, 1.2 और 1.3 में हमने क्या क्या अध्ययन किया था। थोड़ा बेसिक उनका नॉलेज ले लेते हैं। थोड़ा बता देता हूँ कि 1.1, 1.2 और 1.3 में क्या क्या अध्ययन किया था। तो 1.1 की बात करें तो 1.1 में हमने अध्ययन किया था कि समुच्चय क्या होता है तथा समुच्चय को लिखने का तरीका देखा था कि सारणीबद्ध रूप में लिखते हैं तथा समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। तो समुच्चय क्या होता है? समुच्चय होता है कि सुनिश्चित तथा सुपरिभाषित भिन्न भिन्न अवयवों के संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है तथा समुच्चय के अंदर आने वाले जो एलिमेंट हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर के अंतर्गत आते हैं, तो जो मजीला कोष्ठक के अंदर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखा समुच्चय क्या होता है, समुच्चय की परिभाषा, डेफिनेशन देख ली सर, और इसके जो लिखने का तरीका था कि समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जाता है, सारणीबद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है, इसके प्रत्येक उदाहरण, प्रत्येक क्वेश्चन 1.1 के देख लिए थे। 1.2 में हमने देखा था कि भाई रिक्त समुच्चय क्या होता है। जिस समुच्चय में कोई अवयव विद्यमान ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं। तो हमने रिक्त समुच्चय भी अध्ययन कर लिया था। इसके एग्जांपल तथा 1.2 में इसके जो क्वेश्चन थे बुक के अंदर वो क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। रिक्त समुच्चय के बाद देखा था हमने कि भाई परिमित तथा अपरिमित समुच्चय क्या होता है। जिन अवयवों की संख्या सीमित होती है वो परिमित, और जिनकी सीमित नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं? अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। तो परिमित तथा अपरिमित समुच्चय के बाद हमने बात की थी भाई कि समान समुच्चय क्या होता है। समान इक्वल सेट क्या, जिस समुच्चय यानी कि एक तरीके से बोला था कि भाई अगर दो सेट दे रखे हैं आपके पास, ए बी का उपसमुच्चय है तथा बी ए का उपसमुच्चय है, तब ए इक्वल बी यानी दोनों इक्वल होंगे, तब वो समान समुच्चय कहलाएगा। इसके बारे में हमने उदाहरण बुक के प्रत्येक उदाहरण तथा बुक में आने वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब बात करें 1.3 की, तो 1.3 में हमने देखा था कि भाई उपसमुच्चय क्या होता है। उपसमुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय के बाद देखा था कि अंतरालों में जो समुच्चय है उनको परिभाषित करना सीखा था हमने, अंतराल वाला देखा। उसके बाद देखा था कि घात समुच्चय क्या होता है, जिसे हम पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था सार्वत्रिक। तो आज हम पढ़ेंगे सार्वत्रिक से आगे, सार्वत्रिक से आगे आगे का अध्ययन करेंगे। सार्वत्रिक से आगे आज इसमें हम देखेंगे कि भाई आरेख क्या होता है, वेन एक तो देखेंगे वेन आरेख क्या होता है। वेन आरेख के बाद देखेंगे कि इनमें जो संक्रियाएं होती हैं वो संक्रियाएं क्या होती है, कौन कौन सी संक्रियाएं लगती हैं। फिर देखेंगे जैसे संक्रियाओं में बात करें तो एक तो होगा यूनियन, एक होगा इंटरसेक्शन जिसे हम बोलते हैं संघ तथा सर्वनिष्ठ, ये दो देखेंगे। तथा फिर आगे एक और संक्रिया है अंतर वाली कि दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है वो देखेंगे। यानी तीन बेसिक चीजें दे रखी है 1.4 में। 1.3 में तो हमने देख लिया था कि भाई उपसमुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है, समुच्चयों का अंतराल और सार्वत्रिक समुच्चय। तो उपसमुच्चय की बात करें तो ए यानी कोई भी अगर आपके पास दो सेट दे रखे हैं ए तथा बी, ए बी का उपसमुच्चय कब कहलाएगा? यदि ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो बी के अंदर विद्यमान हो तब वो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। यानी ये जो सब बातें थी हमने 1.3 में कर ली थी। 1.3 के प्रत्येक एग्जांपल तथा एनसीईआरटी बेस पर जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। तो सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चैप्टर है 1.4 इसकी पहले तो थ्योरी देख लेते हैं कि क्या क्या थ्योरी है इसमें, फिर इसके एग्जांपल देखेंगे बुक के, और फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे। तो सार्वत्रिक समुच्चय की बात हो गई थी कि भाई कोई सेट दे रखा है आपके पास यू, वो सार्वत्रिक समुच्चय कब कहलाएगा? जब इसके प्रत्येक समुच्चय इसका क्या होगा? उपसमुच्चय यानी यूनिवर्सल होगा। यानी मैंने बताया था, एक एग्जांपल भी दिया था कि हमारे पास कोई तीन सेट दे रखे हैं और मैं अगर सार्वत्रिक हूं तो वो तीनों सेट मेरे पहले से उपस्थित होने चाहिए। उनके जो एलिमेंट है वो मेरे में पहले से अगर उपस्थित होंगे तो ही मैं सार्वत्रिक समुच्चय कहलाऊंगा।
सो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम 1.4 जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय की हमें बेसिक नीड रहेगी, पहले वालों की भी बेसिक नीड रहेगी। अगर पहले वाला अगर आपको कंफर्म नहीं है कि हमें अगर आपको पता ही नहीं कि समुच्चय क्या होता है, उसको समुच्चय के निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं, तो थोड़ा कठिन हो सकता है मामला, थोड़ा अध्ययन करना है इन चीजों का। तो आगे देखते हैं प्रश्नावली 1.4 जिसमें हम पहले देखते हैं कि भाई वेन आरेख क्या होता है। सबसे पहले चीज समझने की कोशिश करते हैं हम कि वेन आरेख होता क्या है। सबसे पहली चीज की वेन आरेख होता क्या है, यानी आपके पास अगर कोई दो सेट दे रखे हैं या कोई भी समुच्चय दे रखे हैं, तो उन समुच्चयों के बीच जो संबंध होता है ना, उस संबंध को जिन आरेखों के द्वारा दर्शाया जाता है उन्हें ही हम वेन आरेख कहते हैं। यानी समुच्चयों के संबंध को जिन आरेखों के द्वारा दर्शाया जाता है उन्हें ही हम वेन आरेख कहते हैं। वेन आरेख समुच्चय के बीच संबंध को जिन आरेख के द्वारा दर्शाया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेन आरेख कहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेन आरेख। यानी समुच्चय, अब आपके पास कोई भी समुच्चय दे रखे हैं, जैसे आपके पास दे रखा है कि ए और बी कोई दो समुच्चय है, इनका अब आगे बात करेंगे वेन आरेख हम आगे काम आएगा कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए बी का उपसमुच्चय है। यानी ये जो बेसिक है वो सभी इस आरेख में आएंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि समझने वाले की इस समुच्चय के बीच संबंध है ना, वो संबंध जैसे इनके बीच यूनियन हो गया या उनके बीच संघ हो गया, उनके बीच सर्वनिष्ठ हो गया, उन संबंधों को दर्शाने के लिए हमें वेन आरेख का प्रयोग करना होता है। वेन आरेख में जो इसमें भी एक चीज है कि जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है ना, सार्वत्रिक जो सबसे ज्यादा यूनिवर्सल, सार्वत्रिक की बात करें यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिस समुच्चय में यानी सभी का क्या होता है, वो सभी के उपसमुच्चय होते हैं। जैसे मैं एक सार्वत्रिक हूं तो मेरे अंदर वो सभी के एलिमेंट होने चाहिए, मैंने बताया आपको। तो सार्वत्रिक क्या होगा, जैसे इसको हम दर्शाएंगे आयत से, सार्वत्रिक समुच्चय को आयत से दर्शाएंगे तथा इनके जो उपसमुच्चय होते हैं ना, उन सभी उपसमुच्चयों को एक वर्त के द्वारा दर्शाएंगे। इसके अंदर आने वाली सभी उपसमुच्चयों को वर्त के अंदर दर्शाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं, हमारे पास u दे रखा है, u क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास क्या दे रखा है कि सार्वत्रिक समुच्चय u दे रखा है। इसे मानता हूं मैं u, इसे मानता हूं कोई सबसेट है a, उपसमुच्चय a है, ठीक है। अब इस a की जो वैल्यू है वो हमारे पास दे रखी है 5 6 7, 5 है 6 है 7। तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हुआ कि भाई एक आयत लिया हमने, यानी एक सार्वत्रिक समुच्चय है, इसके अंदर ये है, यानी कि मैंने बताया कि कोई भी सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसके अंदर उसके जो उपसमुच्चय होते हैं उनका सभी एलिमेंट आते हैं, सभी एलिमेंट आते हैं। यानी कि ये एक सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है, आपके पास आयत है, तो ये क्या है, इसका उपसमुच्चय है, तो इसके जो एलिमेंट होंगे सारे वो तो इसके अंदर आएंगे, तो ये पूरा सेट तो इसके अंदर होगा ही होगा। तो देखो ए दे रखा है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास दूसरा ये ए दे रखा है, इस ए की वैल्यू कितनी होगी वो देखने वाली बात है कि इस ए की वैल्यू हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, यानी जो इस ए की जो वैल्यू होगी ना वो 5 6 7, वो 5 6 7 वो तो आएगी इस सेट के अंदर, तथा जो सार्वत्रिक समुच्चय है उसकी वैल्यू आएगी बाहर, 1 2 3 4। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो बाहर जो वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4, यानी वैल्यू तो पूरी सार्वत्रिक की तो 1 2 3 4 5 6 7 है ही है, पर जो इस सबसेट दे रखा है इसका a, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 5 6 7। समझने की कोशिश करें कि सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है। सार्वत्रिक समुच्चय होता है कि भाई जिस समुच्चय के अंदर इस सभी सेट के एलिमेंट हो, यानी मैं एक सार्वत्रिक हूं तो मेरे अंदर आने वाले सभी जो
चार पांच सेट दे रखे हैं, उन चार पांच सेटों के एलिमेंट तो मेरे अंदर होने चाहिए। तो ये वाली बात देखो, अगर U सार्वत्रिक है और इसके जो उपसमुच्चय देंगे A B C D जितने भी दे रखेंगे होंगे, उन सभी के एलिमेंट तो इसके अंदर होने चाहिए, यानी ये तो सार्वत्रिक है, यूनिवर्सल है, इससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता, इस U से बाहर कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो यूनिवर्सल है, U सार्वत्रिक है। एक बार वापस देखें कि U अगर सार्वत्रिक है तो इसके अंदर आने वाले जो उपसमुच्चय A है, इसके तो एलिमेंट सारे होंगे ही होंगे, इसके एलिमेंट इसके अंदर होंगे, इससे बाहर नहीं होंगे। इसके जो A के एलिमेंट है ना, वो इसके एलिमेंट इसके अंदर होंगे, इसके बाहर नहीं होंगे। U पूरा सार्वत्रिक है तो U के अंदर आने वाला प्रत्येक एलिमेंट तो U का है ही, तो 5 से 7 वो इसके अंदर है, वो भी U का ही है। इस प्रकार समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये एक तरीके से मैं और बताना चाहूँ आपको, जैसे कि समुच्चय के संबंध ना इनको आरेखों के द्वारा दर्शाया जाता है। आरेख जैसे ये आरेख ही है, इनके बीच संबंध है ये, जैसे हमारे पास आपके देखो एक U दे रखा है, कोई भी A E I O U, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके पास सार्वत्रिक समुच्चय ये दे रखा है और एक दे रखा है आपके पास एक सेट दे रखा है O U, ओके। इसके अंदर आने वाले प्रत्येक एलिमेंट क्या होंगे, स्मॉल लेटर में, ठीक है। आगे देखो B दे रखा है आपके पास A E, C दे रखा है आपके पास I, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आप देखो, हम U को यानी सार्वत्रिक समुच्चय को दर्शाते हैं एक आयत से, तथा इसके अंदर आने वाले प्रत्येक समुच्चय को, यानी प्रत्येक जो उपसमुच्चय हो गए ना, प्रत्येक समुच्चय यानी ये इसका उपसमुच्चय है, ये इसका क्या है, उपसमुच्चय। तो इसके अंदर आने वाले प्रत्येक सेट को हम किससे दर्शाएंगे, वर्ग से। सो स्टूडेंट्स देखो, ये हमारे पास कोई क्या दे रखा है, आयत, ये क्या हो गया यहाँ पे, यूनिवर्सल यानी U, यानी ये सार्वत्रिक समुच्चय है, यानी इस समुच्चय के बाहर कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो इसके बाहर हो। ये U है यानी यूनिवर्सल है, इसके बाहर कुछ पॉसिबल ही नहीं है। हमें देखना है तो इसके अंदर देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ओके। अब देखो हमारे पास दे रखा है एक तो OU, एक सेट दे रखा है A O U, ठीक है, ये है A। B दे रखा है AE, ये आपके पास दूसरा सेट दे रखा है AE, ओके। ये कौन सा सेट है, B सेट है। एक सेट दे रखा है I, ये I, ये कौन सा समुच्चय है, C। बचा क्या, सब कुछ आ गया, A E I O U, यानी प्रत्येक एलिमेंट आ गए। इसके अंदर आने वाले जो प्रत्येक से समुच्चय था ना, जैसे ये सार्वत्रिक है, सार्वत्रिक तो A E I O U यानी पूरे से मिलकर बना हुआ है सार्वत्रिक। सार्वत्रिक के तो अंदर तो वो सभी एलिमेंट होंगे जो इनके इन समुच्चयों के अंदर होंगे। सार्वत्रिक के अंदर तो सभी चीजें समझ आएंगी, यानी हमारे पास जैसे कोई भी अगर जैसे मान लो कि कोई भी चीज है, अब वो चीजें इसके अंदर उपस्थित होनी जरूरी है, यानी इससे बाहर कुछ होगा ही नहीं। ये एक तरीके से यूनिवर्सल है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, इससे बाहर हम देख ही नहीं सकते। इसे मान लो कि इसके बाहर हमारे पास कुछ है ही नहीं, यानी अंधकार ही अंधकार है, बस यही है जो हमें दिख रहा है, यानी ये यूनिवर्सल है, इस यूनिवर्सल से बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे पास इतना समझो आप, जितना मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जितने भी सेट दे रखे होंगे उन सभी सेट के एलिमेंट U के अंदर तो होंगे ही होंगे, उसके अंदर तो होंगे होंगे। जैसे मैं बताना चाहूँ कि अगर मैं यहाँ से A को हटा दूं, या मान लो मेरे पास A समुच्चय नहीं था, A नहीं था, तो भाई अगर नहीं भी था तो इससे यूनिवर्सल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई दूसरा समुच्चय वो एलिमेंट रखता है कि नहीं रखता, इसका जो उपसमुच्चय है वो एलिमेंट रखता है कि नहीं रखता। पर हमें तो OU तो रखना ही है कि OU तो इसके अंदर होगा ही होगा, यानी कि जो सेट के अंदर उपसमुच्चय होगा ना उसको तो वर्ग के अंदर लिखेंगे, या और जो U के जो एलिमेंट होंगे ना, U के एलिमेंट वो पूरे आयत के अंदर आएंगे। U के जितने भी एलिमेंट देखो एक बार आप, O U A E I सभी आयत के अंदर आए।
पर जो इनके उपसमुच्चय हैं जैसे बी उपसमुच्चय वो वर्त के अंदर आएगा, वो वर्त के अंदर आएगा। इसे समझने की कोशिश करें। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा वेन आरेख था कि वेन आरेख को कैसे दर्शाया जाता है। अब इसमें कुछ संक्रियाएं होती हैं, इसे समझ लिया ना आपने कि यूं सार्वत्रिक है, इसके अंदर आने वाले प्रत्येक उपसमुच्चय को वर्त के अंदर लिखा जाता है। अगर ये समझ में आ गया तो ही आप संक्रिया लगा सकते हो इस पे, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संक्रिया कि भाई जैसे हम पहले पढ़ते थे कि 2 + 5 यानी 7 होता है, 2 × 5 यानी 10 होता है। तो जो संक्रियाएं जैसे जोड़ बाकी गुणा जो संक्रियाएं होती थी ना, वैसी ही संक्रियाएं यहाँ पे लागू होगी। यानी उन संक्रियाओं जैसे हमने गुणा किया 2 × 5 कितना है हमारे पास 10, जोड़कर उसका कितना है 7। यानी कि जो संक्रिया दो समुच्चय के बीच एक ऐसी संक्रिया लगाई जाती थी जिससे एक नया एलिमेंट प्राप्त होता था। यानी कि दो डिजिट के बीच एक ऐसी संक्रिया लगाई जाती थी जिससे एक नया एलिमेंट क्या प्राप्त हुआ हमें 10, और इन दो डिजिट के बीच एक ऐसी संक्रिया लगाई गई जिनसे हमारे पास एक क्या प्राप्त हुआ नया डिजिट। यानी जो संक्रिया, अब जो संक्रिया क्या होती है देखो सुनो कि दो ये संक्रिया समुच्चयों के बीच भी लगती है। ये संक्रिया क्या होती है समुच्चयों के बीच भी लगती है। जैसे हमारे पास कोई सेट ए दे रखा है, ए दे रखा है ए यूनियन बी, मैंने इसके बीच ये यूनियन वाली संक्रिया लगा दी तो मेरे पास एक नया एलिमेंट प्राप्त होगा। मेरे पास ए तथा बी दोनों अलग अलग सेट थे, अलग अलग समुच्चय थे जिनके बीच मैंने यूनियन वाली संक्रिया लगाई, तो मुझे ए यूनियन बी एक अलग से एक समुच्चय मिला। जैसे यहाँ पे मैंने 2 × 5 10 प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ था, वो एक अलग से मान प्राप्त हुआ था। 2 + 5 यानी 7 प्राप्त हुआ तो वो एक अलग से मान प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार समुच्चयों में भी एक अलग संक्रियाएं होती हैं जिनकी एक अलग सी वैल्यू प्राप्त होती है। जैसे मैंने दो समुच्चय दे रखे थे ए तथा बी, ए और बी दो समुच्चय थे, उनके बीच मैंने यूनियन वाली संक्रिया लगाई तो एक मुझे एक अलग से वैल्यू प्राप्त हुई। यह संक्रिया समझने से पहले आप समझो कि यूनियन क्या होता है तथा इंटरसेक्शन क्या होता है, फिर हम इन्हें आरेख में दर्शाएंगे। सबसे पहली बात तो कि यूनियन क्या होता है, यानी सम्मिलन। बुक में दे रखा है आपके सम्मिलन, दो समुच्चयों का सम्मिलन, जिसे हम बोलते हैं संघ और इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन, जिसे हम डिनोट किसे करते हैं यू से। यानी कि ए तथा बी हमारे पास कोई दो समुच्चय, सपोज करना हमारे पास यूनियन समझ रहे हैं, संघ समझ रहे हैं कि भाई संघ होता क्या है। तो संघ को समझने से पहले आप समझो कि हमारे पास कोई भी दो सेट दे रखे हैं। दो सेट कौन कौन से दे रखे हैं ए और तथा बी, ये दो समुच्चय दे रखे हैं। तो इन दोनों का जो हमें यूनियन निकालना है वो होता क्या है, यानी हमारे पास ए तथा बी कोई भी दो समुच्चय दे रखे हैं, तब उनका जो सम होगा यूनियन होगा वो ए यूनियन बी कहलाएगा। परिभाषा देखो एक बार, कोई भी दो समुच्चय माना या कोई भी दो समुच्चय ए तथा क्या है बी है, तब इन दोनों का सम्मिलन या संघ को ए यूनियन बी द्वारा क्या किया जाता है दर्शाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि कोई भी दो समुच्चय है आपके पास, एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, तो इन दोनों के संघ को ए यूनियन बी द्वारा दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है ए यूनियन बी, यानी संघ को दर्शाने का जो ये है, ये देखो यू, यानी संघ को दर्शाने के लिए जो ये वाला है ना यू, इससे दर्शाया जाता है ए यूनियन बी के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं ए संघ बी या ए सम्मिलन बी। अब बात करें कि यू क्या है, एक ऐसी संक्रिया, एक प्रकार से संक्रिया तो है यू। जैसे हमने जोड़ किया, गुणा किया, घटाव किया, वैसे यू भी एक संक्रिया है। तो समझ लेते हैं कि ये यहाँ पे यू क्या कार्य कर रहा है।
जिस प्रकार 2 + 5 7 होता है, उस प्रकार ए यूनियन बी होता क्या है, ये भी क्या है कि यहाँ पे एक संक्रिया ही तो है कि ए में हम क्या करें कि ए और बी में हम क्या करें कि हमें एक नया समुच्चय प्राप्त हो। यहाँ जैसे सपोज करो उनमें हम करते थे 2 + 5, तो वहां पे जो प्लस था वो एक संक्रिया थी ना, उसी प्रकार से यू भी यहाँ पे क्या है, एक संक्रिया है जिसे हम संघ या सम्मिलन या यूनियन के नाम से जानते हैं। तो सो स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल के द्वारा बताता हूं कि ये संक्रिया कर क्या रही है यहाँ पे। जैसे आप देखो कोई भी सेट दे रखा हो, उसमें x जहां x बराबर है x बिलोंग्स टू a, यानी वो समुच्चय a में भी बिलोंग करेगा, या x बिलोंग्स टू b। देखो एक बार, यानी कि जो a यूनियन b है, अगर आपने समुच्चय निर्माण रूप जो मैंने पहले बताया था वो समझ में आ गया था तो आप कर सकते हो आसानी से। देखो कोई भी समुच्चय जो नया ए यूनियन बी प्राप्त होगा, ए यूनियन बी जो नया समुच्चय होगा ना वो प्राप्त होगा, वो क्या प्राप्त होगा वो देखो कि ये यूनियन बी बराबर है x के, जहां x बिलोंग्स टू a, यानी x a में भी बिलोंग करता हो या a में बिलोंग करता हो या x b में बिलोंग करता हो। इसमें कंडीशन दे रही है कि x या तो a में बिलोंग करता हो या x b में बिलोंग करता हो, यानी किसी में बिलोंग करना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि हमारे पास कोई सेट दे रखा था a 1 2 3, ओके, हमारे पास कोई सेट दे रखा था b 5 6 7, ओके, तो इनका जो a यूनियन b क्या होगा, यानी जो x है वो a में बिलोंग करना चाहिए या x b में बिलोंग करना चाहिए, पर x बिलोंग तो ये इनका जो यूनियन होगा, इनका या मतलब जोड़, इनका या का मतलब क्या होगा यहाँ पे जोड़, यानी a यूनियन b, यानी इनके अंदर आने वाले जो प्रत्येक एलिमेंट है उनको हम एक मंजिला कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, मतलब रिपीटिशन नोट लो, पुनरावृत्ति वाले। जैसे यहाँ पे 3 दे रखा है और यहाँ पे 3 दे रखा है, तो भाई ओनली एक ही काउंट होगा 3। तो ये इसकी डेफिनेशन थी और इसको ये दर्शाने का तरीका था कि x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू b, या x a में बिलोंग करता है या x b में बिलोंग करता है। तो इनका जो यूनियन होगा वो, जैसे मैं इसको लिखूं यहाँ पे अब कि a यूनियन b होगा क्या, a यूनियन b हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 5 6 7, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि संघ होता क्या है, कोई भी दो समुच्चय दे रखे हैं आपके पास a तथा b, तब संघ a यूनियन b के द्वारा दर्शाया जाता है। संघ को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, a यूनियन b के द्वारा, जहां जो यूनियन वाला जो प्रोसेस है, जो संघ वाला प्रोसेस है वो क्या है, एक प्रकार से संक्रिया ही है। जिस प्रकार हम जोड़ गुणा बाकी करते हैं ना, उसी प्रकार से यूनियन वाली संक्रिया है जिसको इस तरीके से प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जाता है कि भाई a यूनियन b बराबर होगा जहां x के बराबर होगा, जहां x बिलोंग्स टू a में बिलोंग करे या x बिलोंग्स टू b में बिलोंग करे, यानी वो बिलोंग करना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट में बिलोंग करना चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यहां शो करना चाह रहा है 1 2 3 है 5 6 7 है, तो इनका जो यूनियन होगा वो सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। यूनियन क्या होता है कि सब कुछ एक जगह हो जाएगा, सब कुछ एक जगह हो जाएगा 1 2 3 5 6 7, इनमें जो रिपीट होने वाले हैं ना, रिपीट हो ही नहीं रहा। जैसे सपोज करो यहाँ पे 3 और होता तो हम 3 एक बार ही लेते हैं, जैसे नहीं होता समुच्चय में। मैंने पहले बताया था कि समुच्चय के अंदर लिखने से पहले उसकी रिपीटिशन को हटाना पड़ता है, रिपीट होने वाले एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। तो a यूनियन b वाली जो संक्रिया थी वो ये थी कि a यूनियन b के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट को आप एक जगह लिख दो, सभी एलिमेंट को क्या कर दो। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे मान लो कि हमारे पास एक तो सेट ये a दे रखा है तथा दूसरा सेट b दे रखा है, तो इन दोनों सेटों को यूनियन निकालना है कि उन दोनों के बीच में यूनियन वाली संक्रिया लगानी है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये करेंगे कि दोनों को एक जगह कर दो, जो एलिमेंट की पुनरावृत्ति है, यानी इसमें 3 दे रखा है इसमें 3 दे रखा है, तो उसको एक ही बार लिखना और सभी एलिमेंट को एक जगह लिख देना, एक के एलिमेंट को एक जगह, बी के एलिमेंट को एक जगह लिख दो, यानी कॉमा चिन्ह तो लगाना है प्रत्येक के बीच तथा उसको मंजिला कोष्ठक में लिख दो। ये यूनियन वाली संक्रिया है। अब वैनारिक में देखो, वैनारिक में देखना चाहिए आप, वैनारिक अभी हमने अध्ययन किया वैनारिक का, तो वैनारिक भी देख लेते हैं भाई कि वैनारिक होता क्या है, तो बताया क्या होता क्या है। तो अब वैनारिक में यूनियन वाली संक्रिया, क्योंकि आरेखों के मध्य जो संबंध है वही तो हम दर्शाते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या दे रखा था 1 2 3 5 6 7, ये दे रखा था। जैसे सपोज करो ये तो क्या है
सार्वत्रिक है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। अब मैं अभी बता नहीं रहा आपको कि सार्वत्रिक क्या था। सार्वत्रिक तो एक यूनिवर्सल होता है, उसके अंदर तो सभी समा जाएंगे। तो ए भी तो एक अलग से इसका उपसमुच्चय है, भी तो ए को लिखो 1 2 3। मेरे पास मान सपोज करो ए देगा, ये 1 2 3, ओके। बी देगा 5 6 7 5 6 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि इनका क्या निकालो आप, ए यूनियन बी। क्या निकालो, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यानी कि एक जगह करना है, इकट्ठा करना है। तो सार्वत्रिक समुच्चय में करते क्या है कि अब इसको मैं थोड़ा गहरा डार्क करके दिखा देता हूं कि ए यूनियन बी को हम आरेख में कैसे करेंगे। जो ए यूनियन बी होगा ना, इसको पास ले आता हूं थोड़ा, क्योंकि कॉमन पार्ट तो है नहीं, कॉमन पार्ट इसका है नहीं, कॉमन पार्ट नहीं है। सो स्टूडेंट्स, कॉमन पार्ट तो है नहीं इसका, कॉमन पार्ट तो है नहीं। ए यूनियन बी में अगर कोई कॉमन पार्ट है नहीं तो हम इसको क्या करेंगे, देखो इसको लिखने का तरीका बताता हूं मैं आपको कि बी दे रखा है 5 6 7 और ए दे रखा है आपके पास 1 2 3। तो क्या है, इन दोनों को अपने को क्या लिखना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी रूप में लिखना है, तो इसको हम छायांकित करेंगे। अब क्या करेंगे, छायांकित करेंगे कि ए बी पहले कैसे था और ए यूनियन बी लिखने के बाद वो कैसे हो गया। सो स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे ए यूनियन बी, ए बी पहले ऐसे था तो ये डार्क सर्कल, यानी जो इसका जो पूरा पार्ट आएगा ना, पूरा पूरा कौन सा, ए बी वाला, ये जो छायांकित जो पूरा क्षेत्र है ना, जैसे मैंने इसको छायांकित कर दिया, तो ये जो छायांकित जो पार्ट है पूरा ए बी, ये पूरा पार्ट होगा ए यूनियन बी। इसे इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था कि ए यूनियन बी या समविलन किसे कहते हैं। तो समविलन की कुछ प्रॉपर्टीज है, समविलन की क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे क्या लिखते हैं कि जब हमारे पास कोई सेट दे रखा है ए यूनियन ए, तो इसे हम क्या लिखते हैं, ए। इसे बोलते हैं वर्ग सम नियम। क्या बोलते हैं, वर्ग सम नियम। जैसे हमारे पास कोई समुच्चय दे रखा है a इज इक्वल 1 2, ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा यही ए है 1 2। तो यानी कि किसी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ अगर अपन संग निकालते हैं ना, तो वो खुद समुच्चय ही प्राप्त होता है। कैसे, देखो हमारे पास सपोज करो ये सेट दे रखा है, समुच्चय दे रखा है a इज इक्वल 1 2। तो इस समुच्चय का इसी समुच्चय के सापेक्ष अगर अपन यूनियन कैसे निकालेंगे कि भाई यूनियन की परिभाषा क्या है कि कोई भी दो समुच्चय लेते हैं अपन और उनका जो यूनियन निकालते हैं, तो उनके यूनियन में होता क्या है, यूनियन होती क्या है, एक संक्रिया होती है। तो संक्रिया, वो संक्रिया है क्या कि भाई इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है, इन दोनों सेट के एलिमेंटों को एक जगह लिख दो और मंजिला कोष्ठक के अंदर बंद कर दो। पर जो इस सेट के अंदर एलिमेंट है और वही अगर इस सेट के अंदर एलिमेंट अगर कोई है सेम हो रहा है, तो उन्हें एक ही बार लिखना है। तो इस सेट के अंदर देखो एलिमेंट 1 2 है, इस सेट के अंदर देखो एलिमेंट 1 2 है, क्या रिपीटिशन हो गई, सेम एलिमेंट आएंगे दूसरे सेट के अंदर, तो वही एक ही बार लिखेंगे। तो इनको एक बार अगर लिखेंगे ए यूनियन ए को, तो हमें तो 1 2 ही प्राप्त होगा, क्योंकि हम जो रिपीट हो रहा है उसको लिखेंगे नहीं। इस सेट के अंदर जो एलिमेंट अगर वो सेम एलिमेंट होता तो उसे एक ही बार लिखते हैं, तो उस प्रकार से 1 2 हुआ। तो ए यूनियन ए बराबर 1 2, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग सम नियम। दूसरा नियम देखिए इसका संघ का, कि भाई हमारे पास कोई दे रखा है ए यूनियन बी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन ए। इसे बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, क्रम विनिमय का नियम। जैसे हमारे पास कोई सेट दे रखा है ए बी, ओके, ए इक्वल ए बी, और दूसरा समुच्चय दे रखा है हमारे पास बी को दे रखा है 1 2। इसे आप ए यूनियन बी के रूप में क्या लिखेंगे कि ए बी 1 2। अब इसी का अगर मैं बी यूनियन ए लिखूंगा तो क्या होगा, 1 2
ए बी, यानी कि क्या ए यूनियन बी को बी यूनियन ए लिखने पर कोई समुच्चय पर फर्क पड़ा? हमने क्या किया कि ए और बी था, हमारे पास कोई दो समुच्चय था, उस पर हमने एक यूनियन वाली संक्रिया लगाई। संक्रिया लगाने के पश्चात हमें एक नया समुच्चय प्राप्त हुआ जिसके अंदर 4 एलिमेंट थे, ए बी 1 और 2 था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अब ये चीज को क्रम विनिमय रूप में किया और बी तथा ए पे संक्रिया लगाई। पहले ए तथा बी पे लगाई थी, अब बी तथा ए पे लगाई यूनियन वाली संक्रिया, तो भी हमें 4 एलिमेंट प्राप्त हुए 1 2 ए बी। तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्या 4 एलिमेंट इसके ऊपर वाले के अंदर है? बिल्कुल है। क्या 4 एलिमेंट नीचे वाले के अंदर है? हाँ बिल्कुल है। क्या चारों एलिमेंट समान है नीचे वाले ऊपर वाले? बिल्कुल समान है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ए। ये हमारा क्या था? क्रम विनिमय का नियम। अब देखो आप साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम देखो, कहां दिखाऊं आपको, चलो यहां देख लो, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके इक्वल हो जाएगा। जैसे हमारे पास दे रखा है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें हमें लगाना है कौन सा? साहचर्य का नियम। जिसे हम क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी, इसे बोलते हैं हम साहचर्य का नियम। साहचर्य, ये साहचर्य का नियम है जो इसको क्या कहते हैं? ए यूनियन बी यूनियन सी को क्या लिख सकते हैं अपन कि भाई ए यूनियन बी यूनियन सी, जो यहाँ पे दे रखी है वो यूनियन क्या है? एक संक्रिया है। ये 3 एलिमेंट में लग रही है, जब 2 एलिमेंट में लगती है तो उसे हम क्रम विनिमयता कहते हैं। जब ये 3 एलिमेंट में लगती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? साहचर्यता। तो जिस प्रकार मैंने ए यूनियन बी बराबर इक्वल किया था बी यूनियन ए, उसी प्रकार ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि एक तरीके से तो आप ऐसा सोच सकते हो इसमें कि इसके अंदर जो संपूर्ण एलिमेंट आएंगे वही इसी के अंदर आएंगे। यूनियन वाला पार्ट क्या होता है कि भाई सभी समुच्चयों को एक जगह कर दो, उनके सभी एलिमेंट एक जगह कर दो, वो वाली बात है। तो यू साहचर्य नियम से इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई इसके सारे एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट एक जगह हो जाएंगे, यानी ये इक्वल हो जाएगा। आगे देखो आप, मैंने इसको वेनारे के द्वारा बताया था आपको कि यूनियन क्या होता है। अब एक इंटरसेक्शन और देख लो, इसलिए इंटरसेक्शन होता है सर्वनिष्ठ, यानी एक कॉमन पार्ट होता है, फिर एक देखेंगे अंतर, फिर उसके बाद देखेंगे इनके क्वेश्चन तथा एग्जांपल। जैसे एक है सर्वनिष्ठ, क्या है? सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ बोले तो क्या है सर्वनिष्ठ? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है कि भाई मान लो कोई भी दो सेट है, कोई भी दो सेट है, कोई भी दो सेट है ए तथा बी, ए तथा बी, तब इनके सर्वनिष्ठ को, इनके सर्वनिष्ठ को ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये देख लेना बिल्कुल, ये नीचे की साइड है, इंटरसेक्शन बी के द्वारा दर्शाया जाता है। ए इंटरसेक्शन बी के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे सपोज करो सर, इसको मैं एक समुच्चय निर्माण रूप में लिखता हूं इसको। जैसे ये हमारे पास को दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है किसके? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है x के, जहां x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b। आप ऐसे लिख सकते हो, तथा के और भी लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोलना चाह रहे हैं? ए इंटरसेक्शन b, ए इंटरसेक्शन b क्या है? इक्वल है, ए इंटरसेक्शन b इक्वल है x के, जहां x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b। संयुक्त और सर्वनिष्ठ में क्या अंतर है? संयुक्त और सर्वनिष्ठ में अंतर है डेफिनेशन में कि वहां तो या दे रखा था
कि भाई x a में बिलोंग करेगा या x b में x में बिलोंग करेगा, b में बिलोंग करेगा। यहाँ कह दिया है कि x a में बिलोंग करता है तथा या एंड x a में बिलोंग करता है एंड x b में बिलोंग करता है। यानी इनका जो क्या होगा कॉमन पार्ट होगा ना इनका कि x a में भी बिलोंग करता है एंड x b में भी बिलोंग करता है। यानी क्या हुआ कि x a में तो बिलोंग करता है एंड x b में भी बिलोंग करता है। यानी जो x a में बिलोंग करेगा और जो x b में बिलोंग करेगा यानी जो सेम x होगा ना कि जो x a में भी बिलोंग करेगा और जो x b में भी बिलोंग करेगा उनका जो वो इंटरसेक्शन पार्ट होता है ना। समझो एक बार कि मेरे पास समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 और मेरे पास समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये दोनों समुच्चय दे रखे हैं। अब इनका जो x है इनका जो x क्या होगा 1 2 3 4 5 और इनका क्या होगा 1 2 3 4 5 यानी कि इनमें जो कॉमन पार्ट होगा ना कॉमन पार्ट वो ही यहाँ पे x को शो करेगा कि x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b। यानी इनका जो कॉमन पार्ट होगा वो ही यहाँ पे क्या होगा सर्वनिष्ठ होगा इंटरसेक्शन होगा। जैसे एग्जांपल देखो आप मेरे पास एग्जांपल दे रखा था a a b c d ओके b दे रखा है b c e f। अब इनका a इंटरसेक्शन b क्या होगा a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट क्या होगा स्टूडेंट्स a इंटरसेक्शन b यानी a और b में जो कॉमन पार्ट होगा ना जो x a में भी बिलोंग करता है तथा जो x b में भी बिलोंग करता है। ऐसा x क्या है जो a में भी बिलोंग करता है और ऐसा x क्या है जो b में भी बिलोंग करता है। देखो कौन सा x में क्या b है बिल्कुल a नहीं है ना नहीं है क्या c है यानी b और c एक ऐसा x है b और c एक ऐसा x है जो a में भी बिलोंग करता है तथा b में भी बिलोंग करता है। यानी a इंटरसेक्शन b का मतलब आप यहाँ पे ये निकाल सकते हो कि a और b में जो कॉमन एलिमेंट आएंगे ना उनको आपको लिखना है तो लिखो bc। ये आपका क्या हो गया सर्वनिष्ठ हो गया क्या हो गया सर्वनिष्ठ हो गया। अब इसको आप वेन आरेख के माध्यम से देखो वेन आरेख के माध्यम से देखो कि ये क्या बोलना चाह रहा है। जैसे हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय ये दे रखा है क्या दे रखा है सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है हमारे पास u इज इक्वल मान सकते हो आप a b c d e f g h ओके। अब क्या हुआ हमारे पास कोई सेट दे रखा है a इज इक्वल a b c b दे रखा है c d e ओके। अब a और b हमें इस सार्वत्रिक समुच्चय में a b को किस प्रकार दर्शाएंगे वो देखो कि भाई हमारे पास कोई सेट दे रखा था a ये क्या है ये दोनों क्या है इसके तो उपसमुच्चय है ही सार्वत्रिक के दोनों उपसमुच्चय कैसे भाई उपसमुच्चय क्या होता है कि उस सेट के अंदर ये प्रत्येक एलिमेंट होना चाहिए। उपसमुच्चय की परिभाषा क्या होती है कि इस सेट के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट इसके क्या होने चाहिए उपसमुच्चय यानी ये इसके जो प्रत्येक एलिमेंट है ना वो उसके अंदर क्या होंगे उपस्थित होंगे। देखो यहाँ से abc दे रखा है abc है cd दे रखा है cde है यानी ये इसके क्या है उपसमुच्चय यानी ये a है ना इस u का उपसमुच्चय कब कहलाएगा इसके प्रत्येक एलिमेंट क्या हो इसके अंदर उपस्थित हो तो इसके प्रत्येक एलिमेंट इसके अंदर उपस्थित है। ये b इसका उपसमुच्चय कब कहलाएगा जब b के प्रत्येक एलिमेंट क्या हो इसके अंदर उपस्थित हो क्या b के प्रत्येक एलिमेंट इसके अंदर उपस्थित है ऐसे है देख रहा है ठीक है जो पहले मैंने करवा दिया था उपसमुच्चय वाला तो इसके प्रत्येक एलिमेंट u के अंदर है तो u तो क्या है सार्वत्रिक समुच्चय है। अब क्या करना है सपोज करो हमारे पास एक क्या सेट दे रखा है एक समुच्चय दे रखा है यहाँ पे ए समुच्चय दे रखा है यहाँ पे दूसरा समुच्चय दे रखा है बी। पर भाई यूनियन निकालना एक अलग प्रोसेस होता है यूनियन में तो मैं इन दोनों को उठा के मझीरा कोष्ठक के अंदर रख सकता था पर देखो क्या ए इंटरसेक्शन बी में सी पार्ट कॉमन आ रहा है सी पार्ट क्या है कॉमन आ रहा है तो क्या ए बी के अंदर कोई ऐसा पार्ट है जो कॉमन आ रहा है इस ग्राफ से तो मैं
इस आलेख से तो हमें दिख नहीं रहा, तो क्या करते हैं हम पहले कॉमन पार्ट को लाते हैं पास में कि भाई कॉमन पार्ट क्या होगा। कॉमन पार्ट वो क्या होगा जो इसको काटते हुए जाएगा, देखो ये से। अब कॉमन दिख रहा है आपको, कटा हुआ पार्ट दिख रहा है, मतलब दोनों में क्या है, कुछ ना कुछ कॉमन है। ये वाला डार्क क्षेत्र है ना, इसको बोलते हैं अपन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए तथा बी दोनों में जो कॉमन है इसे हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इसका ए इंटरसेक्शन बी होगा ओनली सी होगा। तो इस ए और इस बी में क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन पार्ट है ये वाला सी। ओके स्टूडेंट्स, ये सी होगा, यानी वैसे सी नहीं, ये एलिमेंट सी होगा। ओके, इस प्रकार है। जैसे मैं 3 सेट लेके दिखाता हूं आपको कि 3 समुच्चयों को किस प्रकार आलेख में दर्शाया जा, इसमें वेन आलेख में दर्शाया जा सकता है। जैसे मेरे पास कोई 3 समुच्चय दे रखे हैं, 3 समुच्चय दे रखे हैं ए बी एंड सी। ए दे रखा है ये वाला, बी दे रखा है, सी दे रखा है। तो इसमें बताओ मुझे ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी, तीनों में कॉमन पार्ट कौन सा होगा ये बताओ। तीनों का जो कॉमन पार्ट होगा ना वो कौन सा होगा, जो ए में भी आता हो, बी में भी आता हो तथा सी में भी आता हो। एक बार देखो ये वाला पूरा ए वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पूरा बी वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पूरा सी वाला पार्ट है। एक ऐसा स्थान देखना है जिसमें तीनों चीजें आती हो कि भाई ए भी आता है, बी भी आता है, सी भी आता है। देखो अगर मैं ये वाला स्थान देखता हूं, ये वाला देखता हूं, तो क्या इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या इसमें बी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या इसमें सी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये वाला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं बताना चाहूं कि मैंने इसको क्यों नहीं लिया। अब देखो क्या इसमें ए आ रहा है, ए नहीं आ रहा, ए तो बाहर से ही निकल गया, ए का कोई कॉमन पार्ट आ ही नहीं रहा। ऐसे है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कैसे लिख रहे हैं कि भाई ग्राफ जो ये दे रखा है वेन आरेख, उसमें किस प्रकार से दर्शाया जा रहा है। बड़ा के दिखाता हूं मैं आपको। ये क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। ये मेरे पास क्या दे रखा है, ए दे रखा है। ये मेरे पास क्या दे रखा है, बी दे रखा है। ये मेरे पास क्या दे रखा है, सी दे रखा है। तो स्टूडेंट्स ए वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है। बी वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है। सी वाला, यानी जो ये सी है ये उपसमुच्चय तो है ही इस सार्वत्रिक के, यू ऊपर दे रखा है सार्वत्रिक। इसमें मुझे फाइंड आउट करना है कि ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट कौन सा है। कौन सा पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी में जो कॉमन पार्ट आएगा वो कौन सा है। देखो ए ये रहा, बी ये रहा, तो ए और बी में जो कॉमन पार्ट आएगा वो ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं बात करना चाहूं कि भाई ए इंटरसेक्शन सी में कौन सा पार्ट आएगा। ए इंटरसेक्शन सी में कौन सा पार्ट आएगा, देखो ए वाला पार्ट ये है, सी वाला पार्ट ये है। बी को भूल जाओ, एक बार आप बी को भूल जाओ कि बी है बी। आप इसी को देखो कि ए वाला ये है और सी वाला ये है, तो ए और सी के बीच में जो पार्ट आएगा ये वाला। अब इसी प्रकार आप देखो कि भाई ए बी हो गया, ए सी हो गया। अब देखो बी इंटरसेक्शन सी, कि बी और सी के मध्य कौन सा पार्ट आएगा। बी और सी के मध्य, बी ये है, सी ये है, तो इसके मध्य तो ये वाला पार्ट ही आ रहा है ना, यानी ए को भूल जाओ आप कि ए है बी, बी और सी को फोकस करो। इस प्रकार से है स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। जब ट्यूशन करेंगे तो ये शॉर्ट में करने का बहुत अच्छा तरीका है, और वेनारिक से क्वेश्चन अच्छे तरीके से सोल्व हो जाते हैं। समझने का लिए अच्छा तरीका है कि ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और ए बी इंटरसेक्शन सी को किस प्रकार से हमने लिखा है, यानी बी और सी के बीच में कौन सा कॉमन पार्ट है, यानी एक समझाने का अच्छा तरीका होता है। अब यूनियन की बात की जाए कि जैसे मैं बोलना चाहूँ आपको कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको मैं कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स कि
ए बी सी तीनों को एक जगह लिखना है, तो भाई तीनों को लिखोगे ना आप एक जगह, तो ये पूरा का पूरा पार्ट आ जाएगा, ये पूरा, इसमें कोई भी नहीं बचेगा, सब शामिल है, सब शामिल है। इस प्रकार से हम लिखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी तथा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है वेन आरेख के माध्यम से, जो मैंने आपको छायांकित चित्रित करके दिखाया है। आप समझ गए होंगे कि यूनियन क्या होता है तथा इंटरसेक्शन क्या होता है, यानी संघ क्या होता है तथा सर्वनिष्ठ क्या होता है। यानी ये दो क्या है, ये दोनों चीजें संघ तथा सर्वनिष्ठ एक प्रकार से संक्रिय ही है। जिस प्रकार से हम जोड़ गुणा बाकी करते हैं, उसी प्रकार से हम समुच्चय में ये संघ, इंटरसेक्शन तथा अंतर ये वाली संक्रियाएं करते हैं। यानी जो संक्रिया मैथमेटिक्स की डिजिट में की जाती है, वो समुच्चय में अलग प्रकार से कुछ अलग संक्रियाएं होती हैं जिन्हें हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये क्या था, सर्वनिष्ठता। तो सर्वनिष्ठ की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन ए, आप ए में से ही कुछ ए कॉमन लोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए ही प्राप्त होगा। क्या होगा, कोई वर्ग सम नियम। आप जब ए इंटरसेक्शन बी को अगर आप बी इंटरसेक्शन ए करोगे तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। ओके, आप इसमें अगर जैसे आप करना चाहो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी साथ चले। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे एक और देखो अंतरता और इसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसे आप क्या लिख सकते हो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये क्या है, एक प्रकार से बंटनता नियम है। ये हुआ है इसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये क्या है, एक तरीके से बंटनता, बांटने का नियम। क्या है, बंटनता, मतलब बराबर भागों में बांटा जाता है। बंटनता है कि इंटरसेक्शन बी में बांटा, फिर यूनियन किया उसको ए इंटरसेक्शन सी में बांटा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का एक बुक में दे रखा है, ये नियम है, देखना आप समझ जाओगे, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए का क्या होगा कि ए दे रखा अपने पास, कोई भी ए है, दूसरा ए ले लिया अपने, उसका कॉमन पार्ट क्या होगा, पूरा एक तो होगा। ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, ए और बी में कॉमन पार्ट, बी इंटरसेक्शन बी और ए में कॉमन पार्ट, यानी ए और बी में कॉमन पार्ट ले लो, बी और ए में दोनों तो इक्वल ही है। ए इंटरसेक्शन यानी इस पूरे का कॉमन पार्ट, और इसमें संक्रिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी आप ए बी का इंटरसेक्शन ले लो पहले, या आप बी सी का इंटरसेक्शन ले लो, बात तो सेम ही है ना। इंटरसेक्शन ये तो साहचर्यता होता है कि साहचर्य कैसे होता है कि पहले इसका किया फिर इसका किया, यानी इसको अलग अलग भागों में किया, ये साहचर्य नियम है। बंटनता होता है कि जब एक इंटरसेक्शन और यूनियन, यानी इंटरसेक्शन देगा यूनियन में बांटना, इस प्रकार से होता है कि अपने पहले यूनियन में बटा हुआ था, इंटरसेक्शन बांटो, इस प्रकार से बंटनता नियम होता है कि इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब इसको इंटरसेक्शन में बांट देंगे, इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी, इस प्रकार से ये बंटनता नियम है। इस प्रकार से ये सर्वनिष्ठ की प्रॉपर्टीज थी, कितनी, क्या, चार प्रॉपर्टीज थी प्रमुख। आप करने को तो ये भी कर सकते हो कि ए इंटरसेक्शन यू, यानी ए इंटरसेक्शन यू क्या आएगा इसमें, ए और यू में ए, यानी किसी भी सार्वत्रिक में अगर आप ए का सर्वनिष्ठ निकालोगे, यानी सार्वत्रिक में से आप ए को कॉमन लोगे तो ए तो प्राप्त होगा आपको, वही वाली बात है। आप यूनियन भी निकाल सकते हो, ए यूनियन यू क्या प्राप्त होगा, ऐसे यू प्राप्त होगा सार्वत्रिक, यानी एक तो सार्वत्रिक और फिर बोल रहा है कि ए, इन दोनों का संघ निकालो, तो संघ तो क्या होता है, पूरा होता है मझिला कोष्ठक के अंदर, तो अपने पास पूरा क्या है, यूनियन है, यूनियन के अंदर तो सभी आ गए, ये वाली बात है। अब देखते हैं अंतर, दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है। अंतर देखो स्टूडेंट, अंतर होता क्या है, यानी अपन पढ़ते हैं बचपन में, छोटी क्लास में पढ़ाया अपने कि दो में से एक को बैठा दो,
4 में से 3 को घटा दो। वो बात अलग है कि आप 3 में से 4 घटाओ, वो पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, नेगेटिव नंबर प्राप्त होगा, वो अलग चीज है। पर यहाँ पे जो अंतर होता है वो होता क्या है, यहाँ पे अंतर क्या है देखो आप, यानी दो समुच्चयों का अंतर, ये भी एक प्रकार क्या है, संक्रिया है। क्या है, एक प्रकार से यहाँ पे क्या है, संक्रिया है। माना हमारे पास कोई दो समुच्चय दे रखे हैं ए तथा बी। देखो हमारे पास कोई दो समुच्चय दे रखे हैं ए तथा बी। क्या दे रखे हैं, दो समुच्चय दे रखे हैं ए तथा बी। अब हमें क्या करना है कि अंतर निकालना है a माइनस बी। तो अंतर की जो परिभाषा है वो बोलती क्या है, देखना कि माना कोई दो समुच्चय a तथा b है, कोई दो समुच्चय है a तथा b है, तब a अंतर, जो अंतर होगा, अंतर a माइनस b के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। स्टूडेंट्स a माइनस b के द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखो मेरे पास कोई दे रखा है, दो सेट है a माइनस b जो x के इक्वल है, जहां x बिलोंग्स टू a तथा x नॉट बिलोंग्स टू b। क्या हुआ, देखो कि भाई a माइनस b, यानी a में से अंतर निकालना है, a में से b को निकालना है, जहां x बिलोंग्स टू a, जहां x क्या करता है, a में बिलोंग करता है, तथा x नॉट बिलोंग्स टू b, यानी x b में बिलोंग नहीं करता है। खैर बोलना क्या चाह रहा है, ये देखो आप, x a में बिलोंग करता है पर x b में बिलोंग नहीं करता। यानी अगर अपने a वाला पार्ट ले लिया, सपोज करो मेरे पास ये a वाला पार्ट है, ये b वाला पार्ट है, x a में बिलोंग करता है तो x b में बिलोंग नहीं करता है, x b में बिलोंग नहीं करता है। अब निकालो यहां से a माइनस b। क्या निकालो, a माइनस b। कैसे निकलेगा, a वाला पार्ट ये है, b वाला पार्ट ये है, x इसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, x इसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए, इसमें बिलोंग करना चाहिए। यानी इस वाले पार्ट को गायब कर दो, b वाले पार्ट को पूरे को ही गायब कर दो। x बिलोंग्स टू a, जब भी a माइनस b निकालना हो तो क्या किया जाएगा कि भाई a वाले पार्ट को लिख दो और तथा b वाले पार्ट को हटा दो। यानी b वाले पार्ट को अपने को पूरे को हटाना है। b वाले पार्ट को क्या करना है, a में से b को घटा दो, यानी a में से b को छोड़कर, a में से b को छोड़कर a लिखा b लिखा, यानी b पार्ट की जो भी एलिमेंट एक के अंदर आएगा ना पूरे को छोड़कर, ये वाला बोलना चाह रहे हैं, वाली बात बोलना चाह रहे हैं कि a में से b को छोड़कर। b माइनस a कैसे लिखेंगे, देखो x के इक्वल है, जहां x बिलोंग्स टू b तथा x नॉट बिलोंग्स टू a, इस प्रकार b माइनस a को लिखा जाता है। अंतर वाली प्रॉपर्टीज इतनी है। एक इसमें आता है असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय की छोटी सी डेफिनेशन है कि भाई a इंटरसेक्शन b अगर 5 है तो वो एक असंयुक्त समुच्चय है। मतलब a और b के अंदर कोई कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, a और b के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो वो वाली चीज क्या है, 5। एक बार बताओ, ये a है, ये b है, इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आया तो यार कोई समुच्चय ही नहीं बनेगा। a इंटरसेक्शन b तो क्या होगा, 5 होगा, यानी रिक्त समुच्चय होगा। तो वो क्या कहलाता है, असंयुक्त समुच्चय। यहाँ a इंटरसेक्शन b, जब भी a इंटरसेक्शन b का मान या a सर्वनिष्ठ b का मान अगर 5 आता है, कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो उसे असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। लो स्टूडेंट्स, आपका ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। 1.4 की थ्योरी एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसके फिर ट्यूशन करते हैं, आपको उसमें और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि मैं कैसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। ट्यूशनों से अच्छा समझ में आता है, बताने को तो कुछ भी बोल सकते हो। देखो इसमें देखो आपका जो फर्स्ट एग्जाम, उदाहरण नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 देखो, एग्जाम्पल नंबर 12 क्या बोलना चाह रहा है। मान लीजिए कि आपके पास a दे रखा है, एक कितना दे रखा है आपके पास, 2 4 6 8
आगे दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा। बी आपके पास दे रखा है 6 8 10 12 है। ओके स्टूडेंट्स, अब करना क्या है, ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन बी। कैसे, क्या करोगे स्टूडेंट्स, यहां हम करेंगे कि भाई ए यूनियन बी, यानी यूनियन क्या है, एक प्रकार से संक्रिया होती है, जैसे जोड़ गुणा बाकी होता है, उसी प्रकार से यूनियन भी एक समुच्चय में एक संक्रिया होती है। यहाँ यूनियन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है कि भाई समुच्चय ए दे रखा है तथा समुच्चय बी दे रखा है, उन दोनों को एक जगह कर दो, जो भी कॉमन, जो भी मतलब रिपीट होगा उसको बस एक ही बार लिखना है और अपना समुच्चय बना देना है। जो नया समुच्चय प्राप्त हो जाएगा तो लिखो भाई, क्या लिखोगे, ए यूनियन बी कि ए के अंदर क्या क्या आ रहा है, 2 4 6 8। ओके, इसके अंदर 6 8 दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, लिखा हुआ है 6 8। सेट की परिभाषा बोलती है कि कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं लिखा जा सकता। ओके, अब 10 और 12 को लिख दो, 10 और 12। यार लोग क्या समस्या थी ये यूनियन बी निकालने में, कुछ भी बड़ा समस्या नहीं है ना, बड़ी बड़ी बात नहीं है ना। ओके, 13 उदाहरण देखो इसका, उदाहरण नंबर 13 क्या बोल रहा है, हमारे पास कोई समुच्चय दे रखा है ए इक्वल ए ई आई ओ यू। ओके, बी दे रखा ए आई यू। दर्शाइए कि ए यूनियन बी बराबर है, दर्शाइए कि ए यूनियन बी बराबर है। स्टूडेंट्स देखो, हमारे पास कोई भी सेट दे रखा है, क्वेश्चन में बाद में जाएगा, कर लेगा। ये देखो, ए दे रखा है ए आई ओ यू, बी दे रखा है ए आई ओ यू, यानी कॉमन पार्ट है इसमें, ए आई यू कॉमन है। अब क्या ए यूनियन बी को ए लिख सकते हैं अपन, या मुझे ये लिखना था कि कोई भी सेट ए है, कोई भी सेट बी है, इन दोनों का यूनियन निकालने का मतलब है सबको एक जगह लिखना है। ए ई आई ओ यू मैंने लिखा, पहले इसको लिखता हूं मैं, ए ई आई ओ यू। अब देखो सेट बी में जाओ, क्या एलिमेंट है, क्या ए रिपीट वापस आ गया, वापस आ गया, आई वापस आ गया, वापस आ गया, यू वापस आ गया। तो यार मैंने तो जो समुच्चय लिखा ए यूनियन बी, वो तो मुझे ए ही प्राप्त हो गया, वो तो मुझे क्या प्राप्त हो गया, जो समुच्चय ए था। इसे आप ये भी बोल सकते हो इस सेट के लिए कि यहाँ पे ए क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय है। ए क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है डी समुच्चय के लिए। कैसे, मैंने एक समुच्चय ए लिया, एक समुच्चय बी लिया, मुझे ए यूनियन बी निकालना था, मुझे क्या निकालना था, ए यूनियन बी निकालना था। पर ए के अंदर एलिमेंट थे वो मैंने लिख दिए, बी के अंदर एलिमेंट थे वो पहले से ही ए के अंदर थे, पहले से ही ए के अंदर थे, तो मैंने जो समुच्चय लिखा वो तो पहले से ए था, तो ए यूनियन बी बराबर ए, ऐसे है, समझो। नेक्स्ट देखो, 14 एग्जांपल क्या है, 14 एग्जांपल देखो आप क्या बोलना चाहता है। ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि x है राम सीता अकबर। x क्या बोल रहा है, कोई 14 एग्जांपल है, क्या बोलना चाह रहा है कि x है राम सीता और क्या दे देगा अकबर। ये क्या दे देगा, अकबर। कौन सी कक्षा में है, अकबर कक्षा 11 के विद्यार्थी है, कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं। ये हॉकी टीम है, किसमें हॉकी टीम, ये इसके आगे लिखो हॉकी, किसके अंदर है, हॉकी टीम के अंदर है। एक समुच्चय मान लीजिए कि y क्या बोलना चाह रहा है कि गीता डेविड हो, गीता डेविड है, गीता डेविड एसो, ये किस टीम में, कक्षा 11 के विद्यार्थी का जो विद्यालय की फुटबॉल टीम में है। ये भी किसके हैं, 11th की है, और फुटबॉल टीम में है, किसके हैं, फुटबॉल टीम की खिलाड़ी है। ओके, एक समुच्चय है x यूनियन y ज्ञात कीजिए, और इस समुच्चय की व्याख्या कीजिए। x यूनियन y ज्ञात करना है, क्या करना है, x यूनियन y। भाई यहाँ पे x यूनियन जो y निकालोगे आप है ना, राम सीता अकबर दे रखा है, बिल्कुल राम गीता अकबर। ओके, यहाँ पे दे रखा है राम गीता अकबर, गीता डेविड एसो। हाँ अब सही है। देखो इसमें अपन को निकालना क्या है, अब निकालना है x यूनियन y, हमें निकालना है x यूनियन y, यानी जो एलिमेंट x के अंदर भी हो और तथा y के एलिमेंट भी, यानी दोनों का जो संग होता है उसको एक जगह लिखना है। ठीक है, x के सारे एलिमेंट एक जगह लिखो आप, x के सारे एलिमेंट मैंने लिख दिए राम गीता
फोर्थ अकबर। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं लिखना चाहूंगा वाई के एलिमेंट। गीता क्या है? गीता पहले आ चुका, तो मैं गीता को बाद क्यों लिख दूंगा बार बार? रिपीटिशन नॉट अलाउड। डेविड और अशोक। लो सर, ये मैंने लिख दिया आपको, राम, गीता, अकबर, डेविड, अशोक। इस प्रकार से 14 क्वेश्चन का या 14 क्वेश्चन का आंसर है। लैंग्वेज पे काम करो आप, डेफिनेशन पे काम करो। डेफिनेशन अगर अच्छे से समझ में आ गई आपको, क्वेश्चन इतना दिक्कत देगा नहीं आपको। अगर लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ गई तो क्वेश्चन की कोई हिम्मत नहीं है कि वो आपको दिक्कत दे सके। आगे देखो, उदाहरण नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 क्या बोलना चाह रहा है कि उदाहरण 12 के समुच्चय ए और बी पर विचार कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। उदाहरण 12 था हमारे पास, ए दे रखा था हमारे पास 2 4 6 8, बी क्या दे रखा है 6 8 10 12। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना क्या है? यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकालना क्या है? ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे कैसे? ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे स्टूडेंट, देखो कि ए और बी के इंटरसेक्शन क्या है? एक प्रकार की संक्रिया है। इंटरसेक्शन क्या है? एक प्रकार की संक्रिया है, यानी कि ए और बी के अंदर जो कॉमन पार्ट यानी x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए तथा x नॉट बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू बी, यानी जो x a में भी बिलोंग करता हो तथा जो x b में बिलोंग करता हो उस पार्ट को निकालना है। तो a इंटरसेक्शन b कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है इसमें? 8 है 6 है 8 है 6 है 8 6, ये वाला मतलब इस पार्ट में जो कॉमन पार्ट आएगा ना उसको आपको एक बार नीचे लिखना है। ये वाली सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन की मेथड है। आगे देखो सॉल्वर उदाहरण नंबर 16 क्या बोलना चाह रहा है? जो 16वां एग्जांपल है वो बोल रहा है कि उदाहरण 14 के समुच्चय x और y पर विचार कीजिए, x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। अब जो आपका जो 14 एग्जांपल था ना उसमें क्या बोल रहा था उसमें कि राम, गीता, अकबर, और दूसरे में था गीता, डेविड, अशोक। तो कॉमन पार्ट कौन सा है? गीता है। कॉमन पार्ट कौन सा है? गीता है। तो x इंटरसेक्शन y गीता। समझ गए होंगे आप इतना तो। ओके स्टूडेंट्स, ये 16 कंप्लीट हो गया। आगे देखो 17 एग्जांपल क्या है? 17 एग्जांपल बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि ए देगा आपके पास 17 एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके स्टूडेंट्स, और बी देगा 2 3 5 7 2 3 5 7। ओके, अब बोल रहा है कि इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए, इस पर ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। अब ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स देखो, ए पार्ट दे रखा है, बी पार्ट दे रखा है। क्या ए और बी पार्ट में कुछ कॉमन है? पहले वो चीज देखो, क्या इस पार्ट में कुछ कॉमन आ रहा है? 2 3 5 7, हाँ 2 3 5 7 कॉमन आ रहा है, तो उस पार्ट को लिखो पहले आप 2 3 5 7। यार ये तो पूरा बी ही कॉमन आ गया, मतलब जो बी था उसके लिए ए सार्वत्रिक समुच्चय था, वो बात अलग है सार्वत्रिक समुच्चय था कि नहीं था। पर 2 3 5 7, क्या 2 3 5 7 पूरा ए के अंदर है? बिल्कुल है, पूरा का पार्ट कॉमन आ गया। हमें तो ए और बी के अंदर कॉमन पार्ट देखना था, हमें ये मतलब नहीं था कि बी पूरा उसके अंदर है कि नहीं है, हमें तो कॉमन पार्ट देखना था। पर किस्मत से ऐसा हुआ कि 2 3 5 7 में पूरा पार्ट ही कॉमन आ गया इसके अंदर से, तो पूरा पार्ट लिख दिया। तो ये बी के इक्वल भी है कि भाई पूरा बी ही कॉमन आ गया, तो इसका आंसर बी है, यानी बी। वो तो बी है, तो ये तो देर का क्वेश्चन में कि बी 2 3 5 7 हमें आंसर इंटरसेक्शन बी बराबर 2 3 5 7 प्राप्त हुआ, तो बी है ना। आगे देखो, आगे एग्जांपल नंबर है 18वां एग्जांपल। 18वां एग्जांपल देखो आप क्या बोला जा रहा है। 18वां एग्जांपल, 18। 18 नंबर, 18 एग्जांपल नंबर 18 क्या बोला जा रहा है? 18 एग्जांपल नंबर 18 क्या बोला जा रहा है? 18 एग्जांपल नंबर 18
एग्जांपल नंबर 18 क्या बोलना चाह रहा है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कि आपके पास कोई सेट समुच्चय दे रखा है a इक्वल 1 2 3 4 5 6। या आपके पास क्या दे रखा है समुच्चय दे रखा है। अब आपके पास b क्या दे रखा है 2 4 6 8 ये दे रखा है। a माइनस बी और b माइनस a ज्ञात करना है। अब देखो आप a माइनस बी एंड b माइनस a ये वाला प्रोसेस देखो। ये बोलना क्या चाह रहा है क्या बोलना चाह रहा है कि जो a माइनस बी यानी अंतर की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि x a में बिलोंग करता हो तथा x b में बिलोंग नहीं करता हो। x a में क्या करता हो बिलोंग करता हो तथा x b में बिलोंग नहीं करता हो। वो क्या थी अंतर की डेफिनेशन थी। क्या थी अंतर की डेफिनेशन थी। तो सो स्टूडेंट्स देखो क्या a में 1 2 3 4 5 6 दे रखा है b में क्या दे रखा है 2 4 6 8। क्या अगर मैं इसकी एलिमेंट x है तो क्या 2 4 इसमें रिपीट था 2 4 है 2 4 है ओके 6 भी है। तो जो b में जो x है यानी जो a में जो x है b में जो x है उस x को हमें पार्ट को हटाना है मतलब a में से b को हटाना है। सीधी भाषा में बोलूं है कि a पार्ट में से b पार्ट को हटाना है। a पार्ट में से b पार्ट को हटाना है यानी a में से b को छोड़कर a में से b को छोड़कर क्या प्राप्त होता है 1 3 5 ये इसका आंसर है। अब b में से a को छोड़ो b में से a 2 4 इसमें देखो वही पार्ट है यानी 2 4 6 2 4 6 यानी 2 4 6 एलिमेंट को छोड़ो क्या आएगा 8 आएगा। देखो कौन सा एग्जांपल था ये 18वां एग्जांपल था। a माइनस बी और b माइनस a ज्ञात कीजिए। कर लिया हमने a माइनस बी और b माइनस a माइनस b ये निकाला और b माइनस a निकाला। तो क्या a माइनस b माइनस a इक्वल है। a माइनस b हमारे पास 3 एलिमेंट प्राप्त हो रहा है b माइनस a हमारे पास 1 एलिमेंट प्राप्त हो रहा है तो कहां से इक्वल होगा a माइनस b नॉट इक्वल b माइनस a। आगे देखो 19वां क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। मान लीजिए कि b दे रखा है आपके पास a e i o u 19वां एग्जांपल देखो 19वां एग्जांपल क्या बोलना चाह रहा है v दे रखा है आपके पास a e i o and u। b दे रखा है आपके पास a i k u। v माइनस b और b माइनस b याद करिए v माइनस b एंड b माइनस b। वही स्टूडेंट्स b में से b को घटाओ b में से b को घटाओ यानी b पार्ट में से b पार्ट को छोड़कर यानी b पार्ट के जितने भी एलिमेंट है ना वो b पार्ट में उपस्थित नहीं होने चाहिए। तो देखो क्या है b पार्ट में a i k u है a रिपीट हो गया ना तो a नहीं होना चाहिए इसमें। i क्या i इसमें है a को भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं है u है इसमें ये u भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो v माइनस b क्या आएगा e o क्या आएगा e o। वापस देखो हमारे पास कोई समुच्चय दे रखा था v इसके अंदर एलिमेंट दे रखे थे a e i o u। b समुच्चय दे रखा था जिसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं a i k u। हमें करना क्या है संक्रिया लगानी है अंतर की यानी v में से b को घटाना है v में से b को घटाना है यानी v ये देखो ये b पार्ट है ये b पार्ट है। इस b पार्ट को मैं इसमें से घटाऊंगा तो b पार्ट में जितने भी एलिमेंट है जो a पार्ट में है उनको हटा दो उनको क्या कर दो हटा दो। वो वाली बात है कि v माइनस b बराबर e o। अब b माइनस v यानी कि b अब ये तो क्या था v माइनस b किया था अपने v माइनस b। अब क्या बोल रहे हैं b माइनस b यानी b पार्ट में से इस पार्ट के जितने भी इसके पार्ट के अंदर एलिमेंट है ना उसको हटा दो यानी इस पार्ट के जितने भी एलिमेंट इस पार्ट के अंदर है उसको हटा दो उसको लिख दो बच्चों को लिखो a i k u। इसके बाद रिपीट क्या हो रहा है a i u हो रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा k। इस प्रकार इसका आंसर है ओके। तो v माइनस b नॉट इक्वल v माइनस क्योंकि e o दो एलिमेंट और k एक अलग से एक एलिमेंट प्राप्त हो रहा है। ये आपका एग्जांपल हो गया 19वां। अब जैसे जैसे आप वे नाले के माध्यम से समझना चाहो कि a माइनस को कैसे लिखते हैं वो भी बता देता हूँ आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि a माइनस b को किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे मान लो हमारे पास ये a है
समुच्चय है, ये वाला पार्ट ए है, ये वाला पार्ट बी है, हमें निकालना है a माइनस बी, यानी a में से हमें निकालना क्या है वो भी लिख देता हूँ a माइनस बी। a माइनस बी निकालना है तो सबसे पहले फोकस करो a पे, ये हमारे पास a है, यानी a पार्ट में से b पार्ट को हटा दो, यानी a पार्ट है ये है, इस पार्ट में ये b पार्ट का जो एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं इस पार्ट को पूरे को हटा दो, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा ओनली। समझे? समझ गए होंगे, ये वाला आंसर नहीं आएगा, मतलब बचा हुआ एक पार्ट इसमें शामिल है, इसको भी हटा दो, इसको क्या कर लो कॉमन पार्ट को हटा दो। बात क्या है, ए ये है, बी ये है, ए में से बी को इसको इसमें से घटाना है, तो इस पार्ट और इस पार्ट में जो कॉमन पार्ट है उसको हटा दो, बचे हुए को आंसर लिख दो, यानी जो पहले ए दे रखा है वो आंसर लिख दो, कॉमन पार्ट को हटा दो, ये इसका घटाने का तरीका है। ये आपके एग्जाम्पल हो गए आपके सभी एग्जाम्पल। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस हैं इसके 12 क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या बात है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय उनका सम्मिलन यानी संघ ज्ञात कीजिए। हमारे पास फर्स्ट दे रखा फर्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, फर्स्ट का फर्स्ट देखो हमारे पास दे रखा है x दे रखा है 1 3 5 ये दे रखा है स्टूडेंट्स, और y दे रखा है हमारे पास क्या दे रखा है 1 2 3। अरे यार संघ ही तो निकालना है, कोई संघ निकालना कोई बड़ी वाली प्रक्रिया थोड़ी है, संघ निकालना कोई बड़ी वाली बात थोड़ी है। निकालो x यूनियन y, निकालो यहाँ से x यूनियन y कैसे निकलेगा कि भाई जो पार्ट x में है तथा x का पार्ट जो y में है, यानी दोनों का संघ निकालेंगे, जो दोनों का एक जगह निकालेंगे, यानी दोनों का कॉमन पार्ट नहीं है, यहाँ पे संघ है, क्या है संघ है। तो लिखो दोनों जो दोनों में है, जो दोनों मतलब दोनों समुच्चय का एक जगह लिख दो 1 3 5 रिपीटेशन नॉट अलाउड 1 2 3 यानी 2 और लिख दो इसमें 1 3 5 लिखना ही है, 3 और एक रिपीट हो गया तो वो लिखना नहीं है, 2 और लिख दो। इस प्रकार से x यूनियन y 1 3 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो सेकंड, फर्स्ट का सेकंड क्या होना चाह रहा है, इस प्रकार से लिखते हैं, इतनी कोई बड़ी बड़ी बात है नहीं, आराम से एक एक क्वेश्चन पे फोकस करो। यूनियन की परिभाषा बता दी, संघ की परिभाषा बता दी, संघ के करने का तरीका बता दिया, यूनियन संघ को सर्वनिष्ठ की बता दी, अंतर की बता दी। तो इनको आराम से करो, एक बार डेफिनेशन को समझो कि यार कि ऐसे अलग क्यों हो रहा है, यूनियन को एक जगह सबको क्यों लिख रहे हैं, अंतर में यार ये वाला पार्ट क्यों हटा रहे हैं, इन चीजों को समझने की कोशिश करो और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आगे देखो जैसे मेरे पास कुछ दे रखा है, नेक्स्ट है फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, मेरे पास दे रखा है ए ई आई ओ यू बी दे रखा है, बी कोई समुच्चय दे रखा है मेरे पास ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ए यूनियन बी निकालना है, क्या निकालना है स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी मेरे प्यारे भाइयों, ए यूनियन बी निकालना है तो ए का पार्ट पूरा लिख दो, ए ई आई ओ एंड यू। क्या इसमें जो पार्ट था वो इसमें आ रहा है, देखो ए आ रहा है, नहीं लिखना दोबारा, क्या बी आ रहा है, नहीं आ रहा तो बी को लिख दो, क्या सी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। इस प्रकार से लिखते हैं ए यूनियन बी, जो रिपीट होता है उसको नहीं लिखते, दोनों का को संघ निकालते हैं, मतलब ये ए है ये बी है, दोनों का संघ कैसे निकालेंगे, दोनों को एक जगह लिख दो, पर दोनों का जो रिपीट वाला पार्ट यानी इसमें एक दोबारा इसमें एक दोबारा, तो उनको एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना, ऐसे लिखते हैं। इतनी बार बता चुका मैं, अब बात मिस अगले वाले को सीधा लिखूंगा। थर्ड देखो, थर्ड क्या बोलना चाह रहा है कि भाई x एक प्राकृत संख्या है, ठीक है भाई समझ गए, x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, हमारे पास a दे रखा है, x एक प्राकृत संख्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। बी देखो समुच्चय निर्माण रूपता जिसको मैंने सारणी के रूप में लिख दिया, बी क्या बोल रहा है, जो 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम है, ये है। अब क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे भाई, निकालना तो बेटा ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी निकालने के बाद देखो 1 2 3 4 5 और 3 का गुणज है वो 6, धीरे चलते रहेंगे, यानी कि 1 2 4 5 होगी और
आंसर में जो लास्ट में लिखा हुआ ना वो कैसे लिखेगा, 1 2 4 5 या 3 का गुणज, यानी वो 3 के गुणज है ना उनको भी लिखना है, वो समुच्चय निर्माण रूप में लिख रखा है, तो एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें ये भी। थर्ड देखो, फोर्थ देखो, फोर्थ क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, ए हमारे पास दे रखा है x के इक्वल है, जहां x एक प्राकृत संख्या है, x क्या एक प्राकृत संख्या है जो 1 से लेके 6 के बीच में, 1 से ज्यादा 6 से कम है, तो इसको मैं सीधा समुच्चय निर्माण रूप को सारणीबद्ध रूप में लिख देता हूं, एक शामिल है नहीं तो लिखूंगा 2 3 4 5 और 6 शामिल है। ओके स्टूडेंट्स, इस समुच्चय क्या बोल रहा है भाई कि x एक प्राकृत संख्या है और वो 6 से बड़ी है तथा 10 से छोटी है, तो 6 से बड़ी है तो 7 8 9 तथा 10 से क्या है छोटी है, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या प्राप्त होगा, हमें a यूनियन b निकालना है, तो दोनों को एक जगह लिख दो, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखते हैं। ये वाले को समुच्चय निर्माण रूप दे रखा था, मैंने बहुत बार करवाया समुच्चय निर्माण रूप को सारणीबद्ध रूप में लिखना, सारणीबद्ध रूप को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। तो क्या दे रखा था मेरे पास, समुच्चय निर्माण रूप क्वेश्चन में दे रखा था, उसको मैंने सारणीबद्ध रूप में लिखा और सारणीबद्ध रूप में लिखकर इसका क्या निकाला, ए यूनियन बी निकाले, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 यार और हो गया। आगे देखो पांचवा, देखो पांचवा क्या है इसमें कि भाई ए दे रखा मेरे पास 1 2 3, क्या दे रखा है 1 2 3, आगे दे रखा है बी दे रखा 5, यानी 5 क्या है एक रिक्त समुच्चय, तो ए यूनियन बी निकालना था, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ 1 2 3, यानी वो ए ही प्राप्त हो गया हमें। एक समुच्चय क्या होता है, खाली समुच्चय क्या होता है, खाली समुच्चय तो खाली होता है, खाली होता है यानी मैथमेटिक्स में जो चीज फेल नहीं है वो चीज पास ही पास है, तो खाली है, क्या है खाली है, तो खाली का क्या करोगे, फाइव को इस प्रकार भी लिख सकते हो, भाई जो चीज है ही नहीं उस चीज को मैं क्या मानूं, आएगा क्या आंसर इसका ए ही आएगा, और ए के अंदर जो एलिमेंट है वो ही आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है आपका। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, ये बोलना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि ए दे रखा है आपके पास, ए क्या दे रखा है आपके पास, ए बी दे रखा है और बी दे रखा है आपके पास ए बी सी, क्या दे रखा है ए बी सी दे रखा है, क्या अभी पूछना चाह रहा है क्या ए उपसमुच्चय बी, क्या ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर है, ए है बी है, बिल्कुल है सही बात है। अब आगे पूछ रहा है ए यूनियन बी ज्ञात करो, ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे भाई कि भाई ए दे रखा है बी दे रखा है, दोनों को एक जगह लिख दो, रिपीटिशन नोट अलाउड, ए और बी को दोनों को एक जगह लिख दो, ए बी सी, तो हमें क्या है समुच्चय बी ही प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हुआ बी ही प्राप्त हो गया। ए यूनियन बी को जब हमने एक जगह लिखा, ए यूनियन बी को जब हम एक जगह लिखते हैं तो एबीसी प्राप्त होता है जो पहले से बी के इक्वल था, तो वो बी आंसर आ जाएगा। ओके थर्ड क्वेश्चन देखो, ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, थर्ड देखो, थर्ड क्या बोलना चाह रहा है, थर्ड बोलना चाह रहा है क्वेश्चन की यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है, दो समुच्चय दे रखे हैं ए तथा बी, तब बोल रहा है कि ए बी का उपसमुच्चय है, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर है, तब क्या ए यूनियन बी होगा, तब क्या क्या बोल रहे हैं, तब क्या ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा। सपोज करो मेरे पास कोई समुच्चय ए दे रखा है और कोई समुच्चय बी दे रखा है, ऐसे देख लो आप, ए दे रखा है बी दे रखा है, इस ए और बी में क्या चीज कॉमन है, ये बोलना चाह रहे हैं कि ए बी का उपसमुच्चय, ए बी का उपसमुच्चय, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर है, तो भाई ये तो क्या चीज है, ये तो पहले से ही इसके अंदर है, तो आंसर क्या आएगा, ये अब आगे मतलब ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी, यानी बी के अंदर ए पहले से ही है, तो आंसर तो बी आना है, ए के अंदर पहले से ए पहले से बी के अंदर है, ए क्या है पहले से बी के अंदर है, तो बी तो वैसे ही अपने आप में सार्वत्रिक है, तो आंसर क्या आएगा इसका बी। इस प्रकार स्टूडेंट समझने की कोशिश करें, परिभाषा अगर क्लियर रहेगी, डेफिनेशन अगर क्लियर रहेगी तो इतना जोर आएगा नहीं। ओके फोर्थ क्वेश्चन देखें, फोर्थ
क्या बोल रहा है कि यदि ए दे रखा आपके पास, ए दे रखा आपके पास, क्या दे रखा है 1 2, अपनी बुक से करें क्वेश्चन, फोर्थ बुक खोल के रखें, पी क्या दे रखा आपके पास 3 4 5 6, 3 4 5 6 दे रखा है, सी क्या दे रखा है, सी वाला चेक करो, सी वाला दे रखा है 5 6 7 8, ओके, डी क्या दे रखा है आपके पास 7 8 और 9 10, ठीक है। अब हमें इसे के पार्ट दे रखे 7, फोर्थ क्वेश्चन के 7 पार्ट है, उन सभी पार्टों को यहाँ पे मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा, एक एक ध्यान से देखते रहें, ओके। ये पहले बोल रहा है ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसका किसका, चौथे का प्रश्न बोल रहा है ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ए और बी में कौन सा पार्ट है, सब मतलब कॉमन आ रहा है, पहले वो देखो 4 आ रहा है तो 4 को एक बार लिखना, 3 आ रहा है 3 को एक बार लिखना, बाकी को लिख दो, 1 2 3 4 5 6, ये लो हमारे पास क्या पड़ा तो 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट का आंसर ये आ गया। अब आगे देखो सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है ए यूनियन सी निकालो, सेकंड बोल रहा है फोर्थ का सेकंड बोल रहा है ए यूनियन सी निकालो, मतलब ए और सी का यूनियन निकालो, ए और सी का यूनियन निकालेंगे तो 1 2 3 4, कोई देखो रिपीट तो नहीं हो रहा है इसमें, नहीं हो रहा उसको क्योंकि एक बार लिखना होता है ना अपने को, नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार इसका ए यूनियन सी निकल जाएगा, सेकंड हो गया। थर्ड देखो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, सॉरी बी यूनियन सी निकालो, थर्ड निकालो बी यूनियन सी। थर्ड क्या बोल रहे हैं बी यूनियन सी, यानी बी और सी में जो कौन सा पार्ट कॉमन है उसको लिखो, बी पार्ट में क्या है कॉमन पार्ट, इसको यूनियन से निकालना है ना, तो सबको एक जगह लिखो, 3 4 5 6, 5 6 रिपीट हो रहा है, एक बार लिखना है तो लिखो इसका 3 4 5 6 7 8, ये इसका आंसर है। इक्वेटर वाले को एक ही बार लिखना है। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या बोलना चाह रहा है बी यूनियन डी, फोर्थ बोलना चाह रहा है बी यूनियन डी निकालो, तो बी यूनियन डी निकालोगे, कैसे निकालोगे, डी वाला पार्ट ये है, डी वाला पार्ट ये है, देखो कुछ रिपीट मतलब कुछ पार्ट कॉमन थोड़ी है, उसको एक ही बार लिखना है, कॉमन कुछ है नहीं, सब कुछ ऐसा कैसे लिख दो, सबको एक साथ लिख दो, 3 4 5 6 7 8 9 10। जो मैं इसलिए फास्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको सब कुछ थ्योरी समझा दी थी, तो भी क्वेश्चन में क्या समझाऊं, आपको पता है कि भाई मैं बी यूनियन डी क्यों लिख रहा हूं, आपको पता है कि भाई मैं सन क्या बोलता हूं, सन को मैंने क्या समझाया था, तब आप ये सब कर पा रहे हो। मैं इतनी फास्ट नहीं लिखा था, सॉरी लिखो मेरे फ्रेंड, ये क्या है 3 4 5 6, ओके। आगे देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना अपने को, कैसे निकालेंगे भाई, जो पार्ट ए के अंदर कॉमन एक जो पार्ट ए है, बी है, सी है, तीनों को एक जगह लिख दो, रिपीट पार्ट को एक बार लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 लिखो, 1 2 3 4, ओके लिख दिया। अब देखो कोई बी पार्ट में देखो 3 4 रिपीट हो गया, एक लिख चुके हैं हम, 3 4 नहीं लिखेंगे वापस, फिर आगे का देखो 5 6 लिख दिया, 5 6 लिख दिया। अब सी वाला देखो, सी में क्या है 5 6 7 8, 5 6 आ चुका, वापस नहीं लिखेंगे, 7 8 लिखो, इस प्रकार से आ गया आंसर, पांचवा ए यूनियन बी यूनियन सी का। छठवां देखो ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, सी की जगह डी हो गया, सी की जगह क्या हो गया, डी वाला पार्ट हो गया, तो डी के एलिमेंट लिख दो, ए यूनियन बी यूनियन, वो तो वही वापस लिखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब डी वाला पार्ट लिखो, डी वाला क्या है 7 8 9 10, तो 7 8 9 10, ये से हो जाएगा। छठवां देखो यहाँ से, और सातवां देखो यहाँ से, ये छठवां था, सातवां देखो, एक तरीके से मेहनत वाला काम हो गया ये, क्योंकि मैंने पहले समझा दिया ना आपको, तो अब एक तरीके से बोरिंग लगेगा, तो बार बार इन चीजों को करोगे ना आप, तो ऐसा लगेगा यार वो क्या है, क्योंकि अब क्या है इसमें आपको पता है ए यूनियन बी निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है, तो निकालना तो वो है जो आप सीख चुकी, जो मैंने आपको एक ग्राफ आलेख वेन आलेख के माध्यम से अलग से समझा दिया था,
अब देखो इसमें फोर्थ का लास्ट देख लो एक बार, आठवां। प्रैक्टिस तो आप भी करोगे। बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी निकलवाना है ये। तो बी और सी का पार्ट देखो 3 4 5 6 है, ठीक है। सी में देखो 5 6 है, 5 6 रिपीट हो रहा है तो ये 5 6 3 4 5 6 7 8 और ये 7 8 वापस हो गया। 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इसका आंसर है। मतलब कोई जो रिपीट होगा उसको एक ही बार लिखना है। और हो गया पांचवा। देखो पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्या बोलना चाह रहा है। पांचवा बोल रहा है फर्स्ट के प्रति समझ रहे सलोनिस्ट ज्ञात कीजिए। सलोनिस्ट क्या होता है कि भाई इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकालना होता है हमें कि x इंटरसेक्शन y। फर्स्ट में जो फर्स्ट दे रखा था आपका करके देखो, बता के दिखाता हूं। अब देखो 1 3 5 y दे रखा था 1 2 3 1 2 3 ये वाला किसके इक्वल था x के, वो वाला किसके इक्वल था y के। इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y निकालना है। यहाँ से x इंटरसेक्शन y निकालेंगे तो कॉमन पार्ट कौन सा है इसमें, 3 कॉमन पार्ट है। सलोनिस्ट होता क्या है भाई, कॉमन पार्ट ही होता है। इसका आंसर 3 आ गया। सेकंड देखो क्वेश्चन नंबर बात हो रही है अपने पांचवे की, ये याद रखना क्वेश्चन नंबर पांचवे की बात हो रही है। ए देगा मेरे पास ए ई आई ओ यू, बी दे रखा है मेरे पास ए बी सी। भाई इसमें से इंटरसेक्शन बी निकालो। इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि भाई जो ए और बी में कॉमन पार्ट है, ए और बी में कॉमन पार्ट क्या है, तो ए एलिमेंट कॉमन है और बी में एलिमेंट कॉमन है नहीं, तो इसका आंसर आएगा ए। एंड जो कॉमन पार्ट होता है ना उसको लिखना होता है अपने को। पांचवे का थर्ड देखो, पांचवे का थर्ड क्या बोल रहा है, x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है। x क्या है, एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है, ठीक है, चलती रहेगी। अब क्या बोल रहा है, y बोल रहा है और b सॉरी x है ना, a समुच्चय है, b है। x एक संख्या है तो 6 से कम प्राकृत संख्या है, 6 से कम, ठीक है। कॉमन पार्ट क्या है 3, तो a इंटरसेक्शन भी क्या आएगा इसका, इंटरसेक्शन भी आएगा 3। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से पांचवे का ये थर्ड हो चुका है। पांचवे का कौन सा थे, थर्ड। पांचवे का फोर्थ देखो, ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बता चुका कि इंटरसेक्शन क्या होता है, कैसे यूनियन निकालते हैं, कैसे इसका एक कॉमन पार्ट है इंटरसेक्शन का, तो पहले बता चुका मैं। अब बार बार रिपीट करने से कोई चीज अच्छी कभी ना होती है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे क्या करना है। पांचवे का फोर्थ देखो, x एक प्राकृत संख्या है और वो क्या है 1 से 6 के बीच में है। x एक जैसे कोई समुच्चय है एक, ये एक तो कॉमन है, एक मतलब शामिल है नहीं इसमें, 2 3 4 5 6, ठीक है। b क्या देगा, एक प्राकृत संख्या है जो से शामिल है नहीं, 7 से लेके 9 तक है। कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट कुछ है नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा 5, मतलब रिक्त समुच्चय। पांचवे का फोर्थ। आगे देखो, पांचवे का जो पांचवा है, पांचवे का जो पांचवा वो क्या बोलना चाह रहे हैं, एक ए दे रखा है 1 2 3, बी क्या दे रखा है 5। अब बताओ क्या कॉमन पार्ट होगा इसमें, जो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है ही नहीं, उसमें कॉमन पार्ट क्या है 5 तो होगा, इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ये कुछ है ही नहीं। छठवां क्वेश्चन देखो, छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, छठवां बोल रहा है कि ए देर को सेट दे रखा है ए बी सी डी। अब इनमें अपने को वापस 10 क्वेश्चनों की सीरीज है, इसमें पार्ट है इसके, उसका सॉल्यूशन करना है। छठवां क्वेश्चन देखो क्या बोलना चाह रहा है, छठवां क्वेश्चन देखो पहले कि भाई मेरे पास कोई समुच्चय दे रखा है ए 3 5 7 9 11, ओके। बी क्या दे रखा है मेरे पास 7 9 11 और 13, ओके। सी क्या दे रहा है मेरे पास 11 13 एंड 15, ओके। डी क्या दे रहा है मेरे पास 15 एंड 17। इसमें एक चीज देख लेना, कोई चीज गलत ना हो जाए, कोई रिपीट ना हो जाए। 3 5 7 9 11 3 5 7 9 11 7 9 11 13 11 15, ठीक है। हम करते हैं क्या, इसमें सबसे
सबसे पहले हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। छठवें का पहला, भाई निकालो ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी के बीच में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? ए और बी के बीच में एक तो 7 9 11 7 9 11 7 9 11, इस कॉमन पार्ट को क्या करो, लिख दो, यही इसका आंसर है 7 9 11, यानी जो दो ए और बी के बीच में जो कॉमन पार्ट आएगा ना उसे लिखना है। सेकंड देखो क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है भाई कि बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी के बीच में जो कॉमन पार्ट आएगा ना उसको लिख दो। बी और सी के बीच में कॉमन पार्ट क्या है, 11 और 13, 11 और 13। देखो बार बार रिपीट करने से क्या फायदा है, 11 और 13 कॉमन पार्ट आ रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने समझा ही दिया आपको क्या होता है। थर्ड देखो, थर्ड क्या बोल रहा है, ये इंटरसेक्शन सी सी इंटरसेक्शन डी, इंटरसेक्शन सी सी इंटरसेक्शन डी, इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी ऐसे कर लो कि पहले तो ए और सी के बीच में कॉमन पार्ट निकाल लो और जो है उसको डी से कॉमन पार्ट निकाल लेना। ओके, ए और सी के बीच में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ओनली 11 आ रहा है। क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, तो 11 के नेक्स्ट समूचे इंटरसेक्शन डी। अब डी में क्या कॉमन पार्ट आ रहा है, डी में क्या कॉमन पार्ट आ रहा है, एक 11 ऐसे समझोगे ना, डी में आ रहा है 15 17, तो इसका आंसर क्या आएगा 5, मतलब इसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं है, इसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं है। ओके, अब देखो आगे इंटरसेक्शन सी। छठवें का फोर्थ क्या बोलना चाह रहा है, छठवें का फोर्थ बोल रहा है भाई कि ए इंटरसेक्शन सी निकालो। यहाँ से ए इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए सबसे पहले देखो कि ए और सी में कौन सा कॉमन है, ए और सी में ओनली 11 कॉमन आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11। फास्ट निकालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा पांचवा क्या बोला, नहीं वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कौन सा कॉमन पार्ट आ रहा है, कुछ ही कॉमन नहीं आ रहा, बी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू क्या आएगा 5, यानी कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है। छठवा देखो, छठवा क्या बोलना चाह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसे आप कैसे लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बंटन नियम है ए इंटरसेक्शन सी, इस प्रकार लिखोगे। तो ए और बी में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ए और बी में कॉमन पार्ट आ रहा है 7 9 11, क्या आ रहा है 7 9 11, 7 9 11, हाँ सो ओके 7 9 11 इसमें कॉमन आ रहा है 7 9 11, इससे एक अलग सेट कॉमन हुआ यूनियन। ए इंटरसेक्शन सी में कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 7 9 11 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से छठवें का छठवां कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, छठवें का छठवां कंप्लीट हो चुका है। अब छठवें का क्या देखो, छठवें का आप देखो सातवां की ए इंटरसेक्शन डी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन डी क्या होता है, ए और डी में कॉमन कुछ ही कॉमन नहीं है, तो क्या होगा सातवें का 5, छठवें के सातवें का क्या आएगा 5। आठवें का देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, आठवां क्या बोल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। मंटेंता नियम में बांटो कि भाई ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन डी, मैंने नियम लिखवाया था आपको मंटेंता नियम वाले में। ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है, 7 9 11 कॉमन आ रहा है, क्या है स्टूडेंट्स 7 9 11 कॉमन आ रहा है। ओके, इसका यूनियन निकालना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन डी, कुछ कॉमन नहीं आ रहा 5, तो 7 9 11 इसका आंसर आएगा। वापस कर लिया कि इसने अच्छा सीता पहले छठे में सीता, सी में क्या कॉमन है, अरे वो छठे में सीता भाई, इसमें मैंने डी वाला कर लिया है, वो डी वाले के हिसाब से कर लिया शायद उसको, ये तो 5 है। देख लेना एक बार, जो चीज होती है कॉमन पार्ट लेना है अपने को, फोकस कॉमन पार्ट में करना है, कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है, इसमें सी आएगा, पर छठे में सी देखना है एक बार, शायद ए के साथ क्या हुआ। आगे देखो छठवे का 8 हो गए। नवा देखो, नवा क्या बोलना चाह रहा है, नवा बोलना चाह रहा है भाई कि हमारे पास कोई समुच्चय दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दे रखा है, क्या दे रखा है बी यूनियन सी दे रखा है, किसका 90 का। तो क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है 7 9 11, क्या कॉमन आ रहा है 7 9 11। ओके, इंटरसेक्शन निकालना है इस समुच्चय का दूसरा बी यूनियन सी के साथ, 7 9 11 13, इसके साथ 7 9 11 13, 7 9 11 13 के साथ इंटरसेक्शन। कैसे,
कैसे वो साथ में कह रहे थे ना बी यूनियन सी निकालो पहले। अब आपको बी यूनियन सी बार बार थोड़ी निकालेंगे, बी यूनियन सी आप पहले निकाल चुके, कैसे क्या निकाला जाता है। तो बी यूनियन सी निकाला आपने, साथ में कह रहे थे ना इसमें कॉमन पार्ट क्या रहा है, 9 11 कॉमन पार्ट है, तो इसका आंसर 9 11 हो जाएगा। लगेगा 10वां देखो, हमें देगा ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन डी में 10वां देखो, इसका छठवें का 10वां, छठवें का 10वां देखो, छठवें का 10वां क्या बोलना चाह रहा है स्टूडेंट्स, ये बोलना चाह रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या करोगे इसमें स्टूडेंट्स, आप इसमें करो कि पहले ए यूनियन डी निकालो। ए यूनियन डी कैसे निकालेंगे, ए और डी का जो संपूर्ण भाग है वो लिखो, आप पहले लिखेंगे तो एक समुच्चय के रूप में लिखेंगे उसको, 3 5 7 9 11, अब क्या आएगा कि 15 एंड 17। ओके, अब इसका कॉमन पार्ट किसके साथ निकालना है, बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी के साथ इसका कॉमन पार्ट आएगा 7, कॉमन पार्ट नहीं, कॉमन पार्ट निकालना है बी यूनियन सी के साथ, तो 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। अब इसका कॉमन पार्ट क्या आएगा, 7 9 आ रहा है, 11 है आ रहा है 15, तो इसका कॉमन पार्ट आएगा 7 9 11 15, क्या आएगा 7 9 11 15। कैसे आया आप समझ गए होंगे कि कैसे आया, पहले मैंने बताया था कैसे क्या इंटरसेक्शन निकालना चाहिए, कैसे क्या यूनियन होता है, कैसे क्यों कर इसका सर्वनिष्ठ को ऐसे क्यों बोला जाता है कि कॉमन पार्ट ही निकाला जाए इसमें से, कैसे यूनियन को ऐसे बोला जाता है कि भाई सभी को संग ही निकाला जाए, ये पहले अपन इसका पूरा चर्चा कर चुके हैं, तो इतनी जल्दी हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। छठवां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, अगर मैं नहीं करूँ तो भी कर लोगे, इतना काम बताया मैंने आपको। सातवां देखो, सातवां क्या बोलना चाह रहा है, पहले थोड़ा मैं इसमें एक डाल देता हूं। सातवां, आप जो सर्वनिष्ठ निकाल रहे हो, सर्वनिष्ठ इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, सर्वनिष्ठ इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना आप आराम से, अब वो संख्या तो लगेंगी कि भाई कभी ए यूनियन बी यूनियन सी, तो कभी वो मिक्स कर देगा इंटीग्रेशन, सॉरी इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन वाले पार्ट को कॉमन कर देगा। यूनियन जो होता है वो संग होता है, इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है, सर्वनिष्ठ होता है। क्या होता है, सर्वनिष्ठ होता है। यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना इतनी कोई बड़ी भारी बात नहीं है, आराम से सोचोगे तो आराम से निकल जाएगा, पढ़ोगे डेफिनेशन में फोकस करोगे तो आराम से निकल जाएगा, इतना कोई लफड़ा है नहीं इसमें। तो सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सातवां क्वेश्चन क्या है, जो सातवां क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या, तो मान लो मैं प्राकृत संख्या अपने यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 जैसे इंफिनिटी तक चलती है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बोल रहा है भाई को कि भी एक समप्राकृत संख्या है, b क्या है, समप्राकृत 2 4 6 8 चलती रहेगी भाई इंफिनिटी तक। ओके, आगे क्या बोल रहा हूँ, c एक विषम प्राकृत संख्या है, c क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है, चलती रहेगी। अब डी क्या बोल रहा है कि एक अभाज्य संख्या है, x क्या है, एक अभाज्य संख्या है, चलो भाई लिखो 2 3 5 7 चलती रहेगी। आगे देखो क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि भाई a इंटरसेक्शन b निकालो, a इंटरसेक्शन b, a और b में क्या कॉमन पार्ट आएगा भाई, 7 होगा पहला, निकालो a इंटरसेक्शन b, ए और बी में क्या कॉमन पार्ट आएगा, 2 4 6 8, ये वाला पार्ट कॉमन आएगा जो अनंत तक चलता रहेगा, लिखते हो इसको, ये कॉमन पार्ट आएगा क्योंकि 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, जो समवाय संख्या है। ओके, आगे देखो सातवां का सेकंड क्या बोलना चाह रहा है, सातवां का सेकंड बोलना चाह रहा है कि भाई ए इंटरसेक्शन सी लिखो, ए इंटरसेक्शन सी लिखोगे तो वही 1 3 5 चलता रहेगा, 1 3 5 जैसे ए इंटरसेक्शन सी, ये इंटरसेक्शन सी हो गया। थर्ड देखो, थर्ड क्या बोलना चाह रहा है कि भाई ए इंटरसेक्शन डी निकालो,
ए इंटरसेक्शन डी, यानी और डी पार्ट में जो कॉमन पार्ट हो तो इस पार्ट में क्या है 2 3 5 7 में डी कॉमन आ रहा है 2 3 5 7 अनंत चल रही है। इस प्रकार चल रही है स्टूडेंट्स। फोर्थ क्या बोलना चाह रहा है, फोर्थ बोलना चाह रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी निकालो, यानी बी और सी में जो कॉमन पार्ट है। अब भाई बी और सी में क्या कॉमन पार्ट है स्टूडेंट्स, ये चीज सोचने वाली चीज है यार। बी में 2 4 6 8 तक चल जा इसी जा रही है, सम संख्याएं हैं और इसमें विषम संख्याएं हैं, तो सम और विषम में क्या कॉमन होगा, सम और विषम में क्या कॉमन होता है, कभी कभी कॉमन नहीं होता। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। पांचवा देखो बी इंटरसेक्शन डी निकालो, यहां से बी इंटरसेक्शन डी निकालो। बी इंटरसेक्शन डी यानी बी और डी में जो कॉमन पार्ट है, बी और डी में कॉमन पार्ट ओनली 2 है, समभाज्य संख्या 2, ओनली ये एक कॉमन पार्ट है और कुछ ही नहीं है। 5 सातवें के पांचवें में। चलो स्टूडेंट्स आगे देखो, सातवें का जो छठवां है वो क्या बोल रहे हैं, सी इंटरसेक्शन डी निकालो। क्या निकालो, सी इंटरसेक्शन डी निकालो, सी इंटरसेक्शन डी, यानी सी और डी में जो कॉमन पार्ट है, सी और डी में कॉमन पार्ट क्या है 3 5 7, 3 5 7 आगे चलते रहेंगे इंफिनिटी तक। ओके स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार सारे इस क्वेश्चन के मैंने सॉल्व कर दिए। आठवां क्वेश्चन देखो इस प्रकार क्या बोलता है। आठवां क्वेश्चन आठवां क्या है, आठवां है क्या इसमें, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त की मैंने परिभाषा बताई थी कि भाई कभी भी जब भी या कभी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 5, यानी दो समुच्चय में कोई भी पार्ट कॉमन ना हो तो असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे व्यवहार के माध्यम से समझ लो, ये ए है ये बी है, इसमें कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं है तो एक प्रकार से क्या है असंयुक्त समुच्चय। इस प्रकार से कॉमन होता था वो सर्वनिष्ठ होता था उसका पार्ट। निम्नलिखित समुच्चय कौन से युग्म असंयुक्त है, तो असंयुक्त बताया ना मैंने कि मतलब कोई कॉमन पार्ट नहीं होगा इसमें। फर्स्ट क्या बोल रहा है, आठवें का फर्स्ट कौन से युग्म असंयुक्त है ना बताना है। हमारे पास फर्स्ट देगा 1 2 3 4 तथा x एक अपराकृत संख्या है, जो x क्या है दूसरा समुच्चय देगा जहां x प्राकृत संख्या है और 4 से 6 के बीच में है, 4 5 6। तो भाई ये असंयुक्त कैसे हुआ, इसका आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो इसमें तो 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आते ही असंयुक्त समुच्चय नहीं हुआ, क्योंकि वो तो हमें तो 5 निकालना था, मतलब वो लिखते हैं इसका आंसर तो हमें निकालना था a इंटरसेक्शन b इक्वल 5, तभी वो असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। पर हमारे पास तो एक एलिमेंट 4 आ गया तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। आठवें का प्रश्न क्या है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। देखो सेकंड, आठवें का सेकंड क्या बोलता है, बोल रहा है कि भाई मेरे पास दे रखा है कोई एलिमेंट दे रखा है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक दे रखा है सी डी ई एफ, क्या इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है, हाँ स्टूडेंट्स इसमें एक एलिमेंट ई कॉमन है, तो ई कॉमन है तो भाई इसका जो इंटरसेक्शन पार्ट आएगा वो क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। तो उस हिसाब से क्या होगा कि ये असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि हमें a इंटरसेक्शन b इक्वल 5 लाना था, पर यहाँ पे तो क्या आ गया ई पार्ट कॉमन आ गया। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा, ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। आगे का थर्ड देखो आप, आगे का थर्ड लास्ट आगे का थर्ड, इसमें देखो आप कि x एक समपूर्णांक है, क्या है समपूर्णांक, बात पूर्णांक की आ रही है 2 4 6 8 इस साइड आ जाओ आप, 0 -2 -4 इस प्रकार से चलता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, x एक विषम पूर्णांक है, x एक क्या है विषम पूर्णांक। अरे यार ये असंयुक्त समुच्चय है। अब जो दूसरा सेट दे रखा है ना, दूसरा उसमें क्या बोल रहे हैं, एक विषम पूर्णांक है, जैसे 1 3 5 7 -1 -3 इस प्रकार से दे रखा है स्टूडेंट्स। तो इसमें कॉमन पार्ट कुछ है ही नहीं, यानी मैं इसको a से समुच्चय मानता हूं, इसको b समुच्चय मानता हूं, तो a इंटरसेक्शन b हमारे पास कुछ कॉमन है नहीं रहा, ये 5 आएगा। इस प्रकार से ये क्या है कि असंयुक्त समुच्चय है। आगे देखो नवा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, नवा क्वेश्चन बोलना चाह रहा है भाई कि मेरे पास कोई एक समुच्चय दे रखा है a, क्या दे रखा है, अब देखो नवा ये समझ लेना क्योंकि ये अंतर वाला है,
ये एक संक्रिया अंतर वाली संक्रिया से चल रही है। मेरे पास कोई समुच्चय ए दे रखा था 3 6 9 12 15 18 21। ओके, बी समुच्चय क्या दे रखा है मेरे पास 4 8 12 16 20। ओके स्टूडेंट्स, सी क्या दे रखा है मेरे पास, सी दे रखा है 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। ओके स्टूडेंट्स, डी क्या दे रखा है मेरे पास 5 10 15 20। ओके, अब मुझे करना क्या है, तो निम्नलिखित, अब देखो एक पार्ट को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके 90 का फर्स्ट देखो क्या बोलना चाह रहा है कि भाई a माइनस बी निकालो। a माइनस बी एक बार और बता रहा हूं मैं, ये a है ये b है, a में से b घटा दो, यानी b का जितना भी पार्ट है ना वो उस a में से निकालो, कॉमन पार्ट है उसको a में से भी निकालो। बचा क्या, a के अंदर वो पार्ट बची है जो कॉमन भी नहीं है, वो पार्ट लिखना है। देखो a में से b को हटाओ, 4 8 12 16 20, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 है, 16 नहीं है, 20 नहीं है, तो उस 12 को हटा दो, बचे हुए एलिमेंट को लिख दो इसके अंदर। बचे हुए एलिमेंट को लिखो 3 6 9 15 18 21। ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है a माइनस सी निकालो। यहाँ से a में से c को घटाओ, a में से c का पार्ट क्या है, a में से c पार्ट क्या है, 2 है इसमें नहीं है, 4 है इसमें नहीं है, 6 है, तो इस 6 को लगाओ। क्या 8 है इसमें नहीं है, 10 है नहीं है, 12 है हाँ बिल्कुल है, 14 नहीं है, 16 नहीं है, तो 6 और 12 को हटा दो a में से, बाकी सबको एज इट इज लिख दो। 3 9 15 18 21, ये सेकंड का आंसर है। थर्ड देखो, थर्ड क्या बोल रहे हैं भाई कि a में से d को घटा दो। a में से d को घटाएंगे तो देखो स्टूडेंट्स, a में से d को घटाएंगे ना अपन, तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, वो देखो a और d में कॉमन 5 आ रहा है क्या नहीं आ रहा, 10 आ रहा है क्या नहीं आ रहा, 15 आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, 15 आ रहा है, 20 आ रहा है नहीं आ रहा, तो 15 को हटा दो और बचे हुए को एज लिख दो। वो क्या होगा, इसका 90 का 30 का आंसर होगा। 90 का फोर्थ देखो, b में से एक हटाओ। अबे b में से क्या करना है, एक को, अब ये समुच्चय लिखना है, इसको है, इस पार्ट को हटाना है, इस वाले कॉमन पार्ट को इसमें से हटाना है और लिखना है इसको है। तो ये तो मैं लिख देता हूं आपको फोर्थ। देखो फोर्थ क्या है, b में से एक को हटाओ, b में से मैं एक को हटाऊंगा तो a में क्या कॉमन पार्ट है जो इसमें रहेगा, क्या 3 इसमें है नहीं है, 6 है नहीं है, 12 है, इसको हटाना है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, 4 8 16 20 ये आएगा इसका आंसर। 4 8 16 20 इस प्रकार से लिखते हैं। ये फोर्थ है। फिफ्थ क्या है, सी में से एक और हटाना है, सी के सारे एलिमेंट है, ए में जो रिपीट है, ए के जो वो एलिमेंट जो सी के अंदर है उनको हटा दो, बचे हुए सी को लिख दो। इस प्रकार से सी माइनस ए होगा। डी माइनस ए क्या होगा, डी दे रखा है, क्या दे रखा है, डी दे रखा है तथा डी एलिमेंट में से वो एक एलिमेंट घटा दो जो इसमें कॉमन है। लिखने तो डी वाले एलिमेंट ही है, ये मान लो डी पार्ट है, ये मान लो ए पार्ट है, ए वाले वो एलिमेंट जो इसमें कॉमन है उनको सबको हटा दो, बाहर कर दो, लिखना इसी को है, बस कॉमन पार्ट को हटा दो। ओके, b माइनस सी उसी प्रकार से b माइनस सी होगा, उसी प्रकार से b माइनस डी होगा। प्रैक्टिस है, c माइनस b भी उसी प्रकार से होगा, d माइनस b भी उसी प्रकार से होगा, c माइनस d भी उसी प्रकार से होगा। एक तरीके से तो प्रैक्टिस है, मैंने 3 बता दिए आपको, आराम से हो जाएगा। नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। इतनी कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है इसमें, लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा। हटाना वही है, बस एक बार और बता देता हूं मैं, ये a है ये b है, a माइनस b करना, ये a है ये b है, a में से b घटाना है, a में से क्या करना है, b घटा a माइनस b। तो इस b वाले पार्ट को क्या करना है, इसके वो एलिमेंट जो इसमें कॉमन है उनको हटा दो, इसको पूरी को हटा दो, तो कॉमन को तो हटाना ही हटाना है, बचे हुए को लिख दो, वो है a माइनस b। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्या बोल रहा है, ये 10वां क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि मेरे पास कोई x दे रखा है a b c d, x क्या दे रखा है a b c d, ये आपके पास क्या दे रखा है, x दे रखा है, y क्या दे रखा है, आपके पास y दे रखा है f b d g ये दे रखा है। तो निम्नलिखित को क्या कीजिए, x माइनस y क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x में से y को हटा दो, क्या कॉमन पार्ट आ रहा है, b आ रहा है भाई, ओके d भी आ रहा है,
अच्छा तो ए और सी, ए और सी ये इसका आंसर होगा। 10वीं का फर्स्ट। 10वीं का सेकंड देखो y माइनस एक्स, y माइनस एक्स निकालोगे आप क्या करोगे कि भाई y में से वो कॉमन पार्ट हटाओ जिसमें कॉमन है, बी डी एफ जी लिख दो। मैंने बता दिया कितनी बार आपको कैसे क्या लिखना है, एफ जी आएगा इसका। सेकंड थर्ड देखो x इंटरसेक्शन y, थर्ड क्या है x इंटरसेक्शन y, x और y में कॉमन पार्ट क्या है bd, तो bd को लिख दो। सो स्टूडेंट्स ये से आपका जो सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आराम से वाले क्वेश्चन से बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बस हो गया 11। आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, आर क्या है रियल नंबर है। 11 क्वेश्चन देखो आर वास्तविक संख्या, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, क्यू परिमेय संख्याओं के समुच्चय, तो r माइनस क्यू क्या होगा, r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, q परिमेय है, ये तो क्या है परिमेय है, परिमेय संख्या है, ये क्या है वास्तविक संख्या है, ये क्या है वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या होती क्या है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही तो बनी हुई होती है। तो मुझे क्या निकालना है r माइनस क्यू, यानी r में से वो परिमेय संख्या निकालनी है, तो बचा क्या q कॉम्प्लीमेंट यानी अपरिमेय संख्या बच गई, q कॉम्प्लीमेंट को अपरिमेय संख्या से दर्शाया जाता है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 1.4 का 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो कि भाई निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक सत्य या असत्य अपने उत्तर का औसत से कीजिए। 2 3 4 5 तथा 3 6 या संयुक्त समुच्चय है। 2 3 4 5 बी सेट देगा मेरे पास क्या 3 6 ये संयुक्त है, भाई कॉमन पार्ट आ रहा है a इंटरसेक्शन b बराबर 3, तो असंयुक्त नहीं होगा क्योंकि असंयुक्त होने के लिए इंटरसेक्शन b बराबर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो ये क्या हो गया ऐसे असंयुक्त समुच्चय नहीं है, हमें तो है वाले याद करने हैं। सेकंड देखो ए ई आई ओ ए ई आई ओ, ठीक है स्टूडेंट्स ए बी सी डी फिर से कॉमन आ गया ए, तो फिर भी ये इंटरसेक्शन बी बराबर ए प्राप्त हुआ, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। थर्ड देखो 2 6 10 14 2 6 10 ए 14 नहीं लिखा है तो 3 7 11 15 3 7 11 15 भाई ये ए समुच्चय है, ये बी समुच्चय है, ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 5 आ रहा है। ऐसे समुच्चय की परिभाषा देखो कि जो ए में भी ना हो, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं हो, वो इंटरसेक्शन बी ऐसे समुच्चय कहलाता है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 5 होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा ये प्रकार से क्या है असंयुक्त समुच्चय है। आगे देखो चौथा इसका लास्ट है, फिर इसका समापन हो जाएगा 1.4 का। ये देखो 2 6 10 ठीक है स्टूडेंट्स, तथा 3 7 11 3 7 11 ये दे रखा है, क्या इसमें कॉमन पार्ट आ रहा है, क्या ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन आ रहा है। देखो स्टूडेंट्स क्या ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन पार्ट है क्या नहीं है कि नहीं है, इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, मैं इसे ए समुच्चय मानता हूं और इसे मैं बी समुच्चय मानता हूं, तो इस ए और बी समुच्चय में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा यहां से स्टूडेंट्स 5, तो ये एक बात क्या है असंयुक्त समुच्चय होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारा क्या हुआ समुच्चय का 1.4 कंप्लीट हुआ। समुच्चय का जो 1.4 था उसमें क्या क्या दे रखा था, उसमें दे रखा था भाई कि सार्वत्रिक समुच्चय में जैसे वेन आरेख, एक तो हमारे पास दे रखा था वेन आरेख, वेन आरेख क्या होता है, तो हमने वेन आरेख को आरेख के माध्यम से समझ लिया। और वेन आरेख में एक तरीके से क्या होता है संबंधित होता है वेन आरेख, यानी सभी समुच्चय के संबंधों को जिस प्रकार से दर्शाया जाता है उसे हम वेन आरेख कहते हैं। अब वेन आरेख में हमने संघ तथा सर्वनिष्ठ को जो संक्रियाएं थी उन संक्रियाओं का यूज करके देख लिया, संघ सर्वनिष्ठ को वेन आरेख के अंदर जचा के देख लिया, उनके एग्जांपल देख लिए, उनके क्वेश्चन देख लिए, क्या सर्वनिष्ठ होता है क्या संघ होता है, उनके एग्जांपल तथा उनके क्वेश्चन देख लिए, उनकी प्रॉपर्टीज देख ली, उनके नियम भी देख लिए तथा उनके जो एग्जांपल थे तथा उनके जो क्वेश्चन थे वो भी देख लिए। हमने देखा कि अंतर भी देखा कि अंतर क्या होता है, दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है, वो अंतर भी हमने देख लिया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारी 1.4 कंप्लीट हो चुकी है
और एग्जांपल और क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आगे हम देखेंगे 1.5 जो अपना नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। 1.4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। 1.1 1.2 1.3 एंड 1.4 जो भी चीज समझ में ना आए वो कमेंट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। एनसीईआरटी बेस पे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस पे थ्योरी है, एनसीईआरटी बेस पे इसके जो एग्जांपल है वो सभी मैं सोल्व करवाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारा ये लेक्चर था और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो स्टूडेंट धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 1.5 को लेकर। ओके।